नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 841। शरीर को तपाना एक दिन में पूरा नहीं होता। इस समय ब्लैक विंड वैली में लगभग हर लुओ वंश का शिष्य 7वें स्तर पर चल रहे युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रान यू, गु लुओ और लुओतियान मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को घेरकर उसे वश में करने की कोशिश कर रहे थे। यह एक भीषण युद्ध था, इसलिए हालांकि अन्य लुओ वंश के शिष्य इसमें भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन इसे देखना ही उनके लिए एक अच्छा अनुभव था। कुछ लोगों ने तो इसे देखने के लिए अपनी साधना भी छोड़ दी थी, तो भला दूसरे स्तर पर अकेले बैठे ही उन पर कोई ध्यान क्यों देता। इसलिए जब भी यून जागी तो हवा में काफी ऊपर मंडरा रहे कांगमांग के अलावा बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया। ये यून ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में तारों की रोशनी चमक रही हो। हालांकि एक पल बाद ही वह चमक गायब हो गई। ये यून की आंखें फिर से शांत हो गईं। उसकी पुतलियां एक बच्चे की तरह निर्मल और साफ थीं। वे गहरी काली और चमकदार थीं। पिछली साधना के दौरान ये यून ने प्राचीन परी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। अब ऊर्जा के उसके शरीर को मजबूत करने के साथ ये उनकी शारीरिक शक्ति पहले जैसी नहीं रह गई है। अब भले ही ये उनका सामना काले कवच वाले दानव देवता से हो, अपने कई बार परिपक्व हो चुके शरीर के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह काले कवच वाले दानव देवता के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकता है। उफ, ये यून के मुख से सफेद किरण जैसी एक सांस निकली। ये सांस गुफा की छत तक पहुंची और पहाड़ की चट्टान के साथ घूमती हुई गैस बन गई, मानो इस सांस में कोई आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो। यह एक सफेद सांप की तरह गतिमान थी। उन्होंने अपने सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोल दिया और उनकी नसें पूरी तरह से किसी भी रुकावट से मुक्त थीं। अचानक ये उनको ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। उसी समय एक गहरी खालीपन की भावना ने उसे घेर लिया। उसके शरीर में युआनची की कमी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यीयुन के शरीर में सुधार होने के साथ साथ उसके अंग, नसें और हड्डियां भी मजबूत होती गईं। ये ठीक उसी तरह था जैसे किसी जलाशय का आकार बढ़ जाता है और उसमें अधिक पानी जमा होने लगता है। ऐसा नहीं था कि यीयुन के शरीर में युआनची बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसके पास जो युआनची थी वह उसके पूरे शरीर को भरने के लिए अपर्याप्त थी। मजबूत शरीर होने के कारण वह अधिक युआनची ऊर्जा संचित कर सकता था। इसके लाभ स्पष्ट थे। इस प्राचीन परी की हड्डी के वाकई अच्छे प्रभाव हैं। ये यून के चेहरे पर बेहद संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। उसने गुफा से बाहर देखा और ब्लैक विंड वैली के तीसरे स्तर पर भी बहुत कम लोग थे। मैंने इतने लंबे समय तक साधना की है, तो अब ब्लैक विंड वैली पर प्रयास करने का समय आ गया है। ये यून ने मन ही मन कहा। एक छलांग लगाकर वह सीधे तीसरे तल पर पहुंच गया। इस समय तीसरे स्तर पर बाई चेन जैसे कुछ ही लोग थे। वे चौथे स्तर पर अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। बाई चेन ये यून को नीचे आते देख दंग रह गया। जूनियर ब्रदर ही, क्या आपका काम अभी अभी खत्म हुआ? ब्लैक विंड वैली की परीक्षाओं में साधना का समय अत्यंत मूल्यवान था। हर कोई समय के साथ होड़ में था, लेकिन ये यून ने प्राचीन फे अस्थि का सेवन करने में 10 दिनों से अधिक का समय लगा दिया था। हालांकि कहावत है कि अधिक तैयारी से काम पूरा होने की गति धीमी नहीं होती, लेकिन ब्लैक विंड वैली में साधना के लिए समय बर्बाद करना काफी खेदजनक था। ब्लैक विंड वैली में हर स्तर पर योद्धाओं को धीरे धीरे उस वातावरण के अनुकूल ढलना पड़ता था। यहाँ तक कि रानयू, गु लुओ और लुओतियान भी सीधे छठे स्तर पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने 5वें स्तर से शुरुआत की। गु लुओ के मामले में तो दूसरे स्तर से, और ब्लैक विंड वैली के काले कोहरे के अनुकूल ढलने में उन्हें समय लगा। छठे स्तर पर जाने से पहले उन्होंने इसका उपयोग अपनी फे जाति की वंश परंपरा को पोषित करने के लिए भी किया। छठे स्तर पर पहुंचकर उन तीनों ने 7वें स्तर पर जाने से पहले अपनी प्रगति को मजबूत करने में काफी समय लगाया। हालांकि वे फिर भी शुरुआत में ही असफल हो गए। ये यून के पास अब 10 दिनों से थोड़ा अधिक समय बचा था, इसलिए ब्लैक विंड वैली को चुनौती देने की शुरुआत में वह निश्चित रूप से नुकसान में था। ये यून ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, प्राचीन परी ऊर्जा को अवशोषित करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए समय में कुछ देरी हुई। अभी 10 दिन से ज्यादा का समय बचा है। छोटे भाई, तुम्हें तो जरा भी परवाह नहीं है। बाई चेन बेबस महसूस कर रहा था। वह जानता था कि यून ताकतवर है, इसलिए उसे मनमानी करने का पूरा अधिकार था। ये यून चाहे कितनी भी देर करे, वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। सचमुच प्राचीन फे ऊर्जा को अवशोषित करना कठिन है। छोटे भाई, आपने 4 दिनों तक डटे रहकर दिखाया। ये वाकई बहुत प्रभावशाली था। दुर्भाग्य से अगर प्राचीन फे भवन की परीक्षा के बाद आपको प्राचीन फे अस्थि को विशेष रूप से अवशोषित करने का समय मिला होता, तो आप ब्लैक विंड वैली में पूरे 30 दिन बिता सकते थे। अगर ऐसा होता तो आप शायद छठे स्तर तक भी पहुंच जाते। पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे बाई चेन को एहसास हुआ कि यीयुन लगातार मजबूत होता जा रहा है, उसने खुद की तुलना यीयुन से करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि क्यों न वह यीयुन से दोस्ती कर ले, क्योंकि यीयुन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उससे बिल्कुल अलग ही दुनिया का था। यीयुन और बाई चेन की बातचीत के साथ साथ ये बात और भी स्पष्ट होती गई कि यीयुन जाग उठी थी। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों ने यीयुन के जागृत होने को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उनका ध्यान अभी भी लुओतियान पर केंद्रित था। एक सामान्य स्वर परी को प्राचीन परी अस्थि को आत्मसात करने में ही पूरा 1 वर्ष लग जाता है। उस मनुष्य ने तो केवल 10-7 दिन ही लगा लिए। यद्यपि प्राचीन परी अस्थि को आत्मसात करने की उसकी क्षमता काफी प्रभावशाली प्रतीत होती है, लेकिन ये कहना कि वह 10 दिनों से कुछ अधिक समय में ही एक कमजोर शरीर वाले व्यक्ति से एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। शरीर को मजबूत करने की बात छोड़ दें तो केवल युआनची की साधना की बात करें।
क्या किसी ने सुना है कि युआनची के सबसे बुनियादी स्तर पर कोई व्यक्ति कोई खजाना खाकर कुछ स्तरों की छलांग लगाकर स्वर्ग आरोहण की पूर्णता प्राप्त कर ले? फीनिक्स फर्मियाना राज्य के एक शिष्य ने कहा। शरीर को मजबूत बनाना एक दिन में पूरा होने वाली चीज नहीं थी। फे जाति के लुओ कबीले के कितने शिष्यों ने अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में लगभग एक दशक बिताया। फे जाति के लोग नियमशास्त्रीय साधना में कमजोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शरीर को मजबूत बनाने में अधिक समय लगाते थे। अगर ये यून आधे महीने के छोटे से समय में ही शारीरिक शक्ति बढ़ाने में उनसे आगे निकल सकता है तो जीने का क्या मतलब? वे सब मिलकर ब्लैक विंड वैली से कूदकर आत्महत्या कर सकते हैं। जब फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य बोल रहे थे तब तक ये यून तीसरे स्तर से चौथे स्तर पर कूद चुका था। बहुत से लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। ये यून ने लगभग आधे महीने तक अपने शरीर को मजबूत बनाया था। अगर उसका शरीर संवर्धन स्तर उनसे भी ऊंचा था तो इसका मतलब था कि एक प्राचीन फे हड्डी से ही लुओ वंश थोड़े ही समय में शरीर संवर्धन में माहिर व्यक्ति को पैदा कर सकता था। शरीर संवर्धन में माहिर व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे मिल सकता था? इस समय कांग मान का ध्यान भी ये यून की ओर चला गया। रान यू, लुओ तियान और यहाँ तक कि बेजान चेहरे वाली गु लुओ भी ये यून की ओर देख रहे थे। वे भी जानना चाहते थे कि ये यून के साथ क्या नया हुआ है जिसने उन 4 दिनों में काफी हंगामा मचा दिया था। ये यून स्थिर रूप से चौथे तल पर एक चट्टान पर उतरी जहां लुओ फेंगलिंग थी। इस पल वो ठंडी हवा का झोंका आया। काली गैस की परतें जादुई जानवरों और भूतों के आकार में बदल गईं और ये यून पर टूट पड़ी। ये यून टस से मज नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे मौजूद 9 नवजात प्रेत जैसी आकृति दहाड़ उठी। उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और उसके 9 सिर चारों ओर लहराने लगे। फिर उसने काली गैसों के जादुई जानवरों और राक्षसों को निगलना शुरू कर दिया। 9 नवजात ने उन जानवरों और राक्षसों को निगल लिया और वे शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गए। वर्तमान ये यून की बात करें तो उसके शरीर में जबरदस्त सुधार हो चुका था। उसे ऊर्जा और रक्त की आवश्यकता थी। ये यून का शरीर एक सूखे जलाशय की तरह था, इसलिए अचानक उसमें बड़ी मात्रा में झरने का पानी डालने से उसके शरीर की हर कोशिका ने पतित रक्त ड्रैगन के रक्त से उत्पन्न सार ऊर्जा को स्वतः ही अवशोषित कर लिया और तेजी से बढ़ने लगी। ये यून के पास अब जो शरीर था वह अधिक से अधिक एक बुनियादी निर्बाध शरीर ही था। ये यून के शरीर का हर छोटा सा हिस्सा भी परिपक्व हो चुका था, इसलिए चाहे रक्त ऊर्जा हो या स्वर्ग पृथ्वी युआनची, उसका कोई भी अंश व्यर्थ नहीं जाता था। यहाँ तक कि अगर वह काले कोहरे में न भी होता तब भी सोते समय भी ये यून का मांस और रक्त धीरे धीरे बढ़ता रहता। अध्याय 842 प्रतिरोध के बिना अदम्य। ये यून द्वारा प्राचीन फे अस्थि को अवशोषित करने के बाद उसके पीछे स्थित 9 न्यूनेट एस्पेक्ट टोटेम और भी भयंकर हो गया। इसने लगभग चौथे स्तर पर मौजूद गैसों को चीरते हुए तेजी से अपना प्रभाव फैलाया और बुद्धि रखने वाले काले धुंध से ढके हुए जानवर और पिशाच भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसके पास होना स्वयं को मृत्यु के मुंह में भेजने के बराबर था। वो 9 नवजात पहलू टोटेम द्वारा बड़ी मात्रा में काली धुंध की ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसे थोड़ी संतुष्टि का अनुभव हुआ। ये यून को भी यह महसूस हुआ कि उसकी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के कारण उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा की जो कमी थी वह धीरे धीरे पूरी हो रही है। ऊर्जा से भरे शरीर का एहसास होने पर ये यून ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह एहसास बेहद सुखद था। जैसा कि उम्मीद थी, चौथा स्तर ये यून के लिए कोई समस्या नहीं है। ये यून ने चौथे स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, इसलिए इसका मतलब था कि उसका 5वें स्तर तक पहुंचना निश्चित था। आखिरकार कांग मान के मानकों के अनुसार जब तक वे 5वें स्तर तक पहुंच जाते, भले ही अंत में 1 सेकंड के लिए ही क्यों न हो, उसे उत्तीर्ण माना जाता था। दरअसल 4 दिनों तक प्राचीन फे हड्डी की ऊर्जा की यातना सहने के ये उनके असाधारण प्रदर्शन के बाद वहां मौजूद अधिकांश लोगों को अब यह विश्वास नहीं रहा कि वह ब्लैक विंड वैली की परीक्षा में हार जाएगा। उन्हें केवल ये उनकी शरीर संयम तकनीक पर संदेह था। वो बदमाश तो वाकई चालाक है। 9 नवजात पहलू टोटेम आखिर मानव की ऊर्जा आधारित विधि है। चौथे स्तर पर पहुंचने पर उसने अपने शरीर की शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक शिष्य ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, ब्लैक विंड वैली फे जाति की वंश परंपरा और शारीरिक शक्ति की परीक्षा थी। ये यून ने मानव जाति की ऊर्जा आधारित विधियों का उपयोग किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों की अवहेलना अर्जित की। दुर्भाग्यवश कैंग मांग ने शुरुआत में जो नियम बनाए थे उनमें उसने ये यून को अपने एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने से कभी नहीं रोका था। इसी वजह से ये यून को एक खामी मिल गई। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक अन्य शिष्य ने हंसते हुए कहा, क्या आप उनसे अपने शरीर का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं? उन्होंने शरीर को मजबूत करने के लिए चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, उनके लिए इसे 10 दिनों में पूरा करना असंभव है। मेरे शरीर को मजबूत करने में ही लगभग 20 साल लग जाते हैं। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के उस शिष्य ने 60 से 70 वर्षों तक साधना की थी। उनके समय का लगभग 1/3 हिस्सा शरीर संतोष में व्यतीत होता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उन्होंने शरीर संतोष में कितना निवेश किया था। ये देखकर कि यून 5वें स्तर पर उतरने ही वाला था और उसके पीछे मौजूद 9 न्यूनेट एस्पेक्ट टोटेम अभी भी अपने नुकीले दांतों और पंजों से गुर्रा रहा था, मानो वह भी और आगे बढ़ सकता हो। लोगों को समझ में आ गया कि ये यून ने पहले प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित करने के लिए क्यों रुक गया था। 6ठे स्तर पर मौजूद लुओतियान ने सिर हिलाते हुए कहा, तो ऐसा लगता है कि ये यून द्वारा प्राचीन फे अस्थि का अवशोषण वास्तव में उसके 9 नवजात पहलू टोटेम को पोषण देने के लिए था। 9 नवजात पहलू टोटेम द्वारा प्राचीन फे अस्थि के रक्त को अवशोषित करने के बाद यह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। इसलिए ये पतित रक्त ड्रैगन की ऊर्जा को इतनी अदम्य शक्ति से अवशोषित कर सकता है। उसकी यह रणनीति बहुत ही चतुराई भरी है। दुर्भाग्य से एक पहलू टोटेम को पोषण देने के लिए प्राचीन फे अस्थि का उपयोग करना व्यर्थ है। मेरी विशालकाय दानव वानर वंश परंपरा के कारण मैं ये यून की शारीरिक मजबूती को महसूस कर सकता हूँ। यह उतनी मजबूत नहीं है।
हालांकि लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं के लिए ऐसा बलिदान देने के लिहाज से ये उनको ये साधारण व्यक्ति नहीं है। लुओ तियान ने सिर हिलाया। दरअसल लुओ तियान की साधना का स्तर और उसकी प्राचीन विशालकाय दानव वानर वंश के कारण वही उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ाने की उपलब्धियों को एक हद तक महसूस कर सकता था। वास्तव में आधे महीने से भी कम समय में ही उनकी शारीरिक शक्ति में सुधार की एक सीमा थी। अपने एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करके 5वें स्तर तक पहुंचना शायद एक शॉर्टकट था। अब फ्यूचर एड्स। हालांकि लुओ तियान को इस तरह के शॉर्टकट बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने यी यून पर इसलिए ध्यान दिया था क्योंकि प्राचीन फे भवन में यी यून का प्रदर्शन शानदार था। लेकिन अब ब्लैक विंड वैली में यी यून द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतना समय और मेहनत लगाने से लुओ तियान को हीनता का भाव महसूस हो रहा था। लुओ तियान की कही बात वास्तव में कई लोगों के मन में थी। प्राचीन फे भवन में यी यून का प्रदर्शन आश्चर्यजनक था, इसलिए सभी को उससे और भी अधिक उम्मीदें थीं, भले ही ब्लैक विंड वैली में जो परीक्षा हुई वही यून की कमजोरी साबित हुई हो। इस समय यी यून 5वें तल पर पहुंच चुकी थी। चौथे तल पर मौजूद लुओ फैंगलिंग नीचे देख रही थी। उसे चिंता थी कि यी यून इस तल को सहन नहीं कर पाएगी। जैसे ही वह 5वें स्तर पर पहुंचा, काली धुंध ने जादुई जीवों और प्रेतों का रूप धारण कर लिया जो पिछले स्तर के जीवों से तुरंत कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। काली परछाइयां उन्मादपूर्वक उसकी ओर दौड़ी और 9 नवजात पहलू टोटेम से टकरा गईं। 9 नवजात पहलू वाले टोटेम ने गर्जना की और उसके 9 सिर काले कोहरे में स्वतंत्र रूप से नाचने लगे। प्रत्येक सिर किसी प्रेत या जादुई जानवर पर झपकता। उन काली आकृतियों में समाहित ऊर्जा को वह सोख लेता, जिससे वह स्वयं मजबूत होता चला जाता। ये यून को 5वें स्तर पर संभलते हुए देखकर लिया के चेहरे पर एक अत्यंत जटिल भाव प्रकट हुआ। अभी अभी उसने 5वें तल पर अपना संतुलन बना लिया था। छठे तल की बात करें तो वह उस पर उतर तो सकता था, लेकिन वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो क्या हुआ अगर ये यून ने अपने एस्पेक्ट टोटेम का इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से नहीं किया? अब जब ये यून उसके बराबर स्तर पर है तो वह बेहतर कैसे महसूस कर सकता है? सौभाग्यवश ठीक उसी क्षण एक काले धुंध से ढके हुए परी जैसे जीव ने 9 नवजात शिशुओं पर हमला करने का अवसर पा लिया और उनमें से एक की गर्दन पर काट लिया। पल भर में 9 नवजात शिशुओं का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। 9 नवजात शिशुओं के स्वामी ये यून को भी तुरंत अपनी नसों में ठंडक का अनुभव हुआ। एस्पेक्ट टोटेम ये यून का एक अंग था, इसलिए काली गैस द्वारा एस्पेक्ट टोटेम के क्षरण के साथ साथ वह ये यून के शरीर में भी प्रवेश कर गई। उसे काट लिया गया। लिया बहुत खुश हुआ और आखिरकार उसने चैन की सांस ली। शुक्र है ये यून कोई असाधारण प्रतिभा का धनी नहीं था। वह अभी भी 5वें स्तर पर पूरी तरह से निपुण नहीं था और उससे थोड़ा कमतर ही था। यह अच्छा था। लिया ने अपनी उम्मीदें कम कर ली थीं। यहाँ तक कि अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी वह नहीं चाहता था कि यून उससे बहुत पीछे रहे। मामूली सा अंतर भी उसके लिए मानसिक रूप से संतोषजनक था। मेरे शरीर को मजबूत बनाने की क्षमता अभी भी थोड़ी कम है। हालांकि आधे महीने की छोटी अवधि में ये 100 गुना बल्कि शायद 1000 गुना बढ़ गई है, लेकिन फे जाति के लोगों की तुलना में जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक अपने शरीर को मजबूत बनाया है, यह अभी भी निम्न स्तर की है। लुओ तियान द्वारा ये यून के शारीरिक शक्तिवर्धन का आकलन गलत नहीं था। प्राचीन परी अस्थि और बैंगनी क्रिस्टल के बावजूद भी ये यून समय के प्रभाव से उत्पन्न खाई को पाटने में असमर्थ था। हालांकि ये यून को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था। वह 5वें तल पर नहीं रुका बल्कि अचानक छठे तल की ओर छलांग लगा दी। क्या इससे फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट दोनों के शिष्य स्तब्ध रह गए? 5वें स्तर पर तो आपने अभी तक अपनी पकड़ नहीं बनाई है, फिर भी छठे स्तर पर क्यों जा रहे हैं? अब फ्यूचर एड्स। छोटे भाई ये लुओ फैंगलिंग चिल्लाया। काली हवा की घाटी मौज मस्ती की जगह नहीं थी। अगर वह लापरवाही करता तो उसका दिमाग और खून काली धुंध में समा जाता। यहाँ तक कि वह मंदबुद्धि भी हो सकता था। वहां मौजूद लुओ कुल के शिष्यों को, चाहे वे स्वर्ग के परी हो या नहीं, प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से स्थिर होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उसके बाद ही वे अगले स्तर पर जाने का साहस करते थे, और फिर भी उनके घायल होने की संभावना अधिक थी। लेकिन अब ये उनके जबरदस्ती छठे स्तर पर उतरने से स्थिति घातक प्रतीत हो रही थी। क्या वह मंदबुद्धि व्यक्ति खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा है? लिया ने ताना मारा। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि उनको काले धुंध से घिरी छायाओं द्वारा घेर लिया जाए और उसे गंभीर चोटें पहुंचे। छठे तल पर रानयू, गु लुओ और लुओ तियान मौजूद थे। तीनों ने देखा कि यून उनके बीच में आकर उतरा। कितनी धृष्टता है! रानयू तुरंत ही यून से दूर हट गया। उसका इरादा स्पष्ट था, वह यून पर किसी भी तरह का दबाव डालकर उसकी मदद नहीं करना चाहता था। रानयू जैसे लोग जो छठे स्तर पर अपनी जगह बना चुके थे, उन्हें काली आकृतियां जानबूझकर दूर रखती थी ताकि वे उन्हें निगल न जाएं। लेकिन यून जैसा नवागंतुक अलग था। उसका तो निश्चित रूप से स्वागत किया गया। वो जैसे ही यून छठे तल पर उतरा, काले कवच में लिपटी एक मानवाकार आकृति ने तुरंत ही यून पर हमला कर दिया। वह मानवाकार आकृति एक योद्धा की यादों को समाहित करने वाले काले कोहरे से बनी थी। वह सामान्य छायादार आकृतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस आकृति को अपनी ओर आते देख यून गंभीर हो गया और उसके सीने से एक कर्कश चीख सुनाई दी। ये चीख अभी भी गूंज रही थी कि तभी यून के पीछे से एक विशालकाय 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा साया आकाश की ओर तेजी से बढ़ा। सुनहरे कौवे की प्रेत छवि ने मानवाकार परछाई को पकड़ते हुए चीख मारी। हु। इससे पहले कि गोल्डन क्रो के पंजे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते, शुद्ध यांग ज्वालाएं उनके आसपास के वातावरण को जलाकर भस्म करने लगीं। जैसे ही दुष्ट ऊर्जाएं शुद्ध यांग ज्वालाओं के संपर्क में आईं, वे बर्फ की तरह पिघल गईं। मानव रूपी परछाई एक पल के लिए रुकी और उसकी गति तुरंत ही काफी कम हो गई। और इसी क्षण 9 नवजात भी दहाड़े और सुनहरे कौवे के साथ मिलकर उन्होंने मानव रूपी परछाई पर 2 तरफा हमला कर दिया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लुओ कुल के सभी शिष्य चकित रह गए।
वे यी यून के कष्ट सहने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब यी यून ने एक और मायावी छवि प्रकट कर दी थी। क्या यह एक और पहलू टोटेम था? उस मनुष्य के 2 पहलू टोटेम थे। इसके अलावा वे 9 नवजात और 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा थे, जो 2 सर्वश्रेष्ठ प्राचीन महान परी थे। इस मनुष्य के पहलू टोटेम का रूप उनके स्वर परी होने के वंश से भी श्रेष्ठ था। यह बेहद निराशाजनक था। अध्याय 843 रक्त की शक्ति। पेंग ब्लैक विंड वैली के छठे स्तर पर गोल्डन क्रो और 9 नियोनेट पहलू टोटेम के संयुक्त हमलों के तहत ये उन पर झपटने वाली काली धुंध से ढकी परछाइयां फट गईं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिसे 9 नियोनेट और गोल्डन क्रो ने पूरी तरह से सोख लिया। और इस समय छठे तल पर ये उनके चारों ओर काली परछाइयां और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। रान यू के अलावा गु लुओ और लुओ तियान ने भी एक साथ यी यून से दूरी बना ली, जिससे वह छठे स्तर पर मौजूद सभी काले धुंध भरे सायों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। छठे स्तर की संपूर्ण काली गैसें हलचल मचा गईं, जिससे वह एक अशांत समुद्र की तरह अव्यवस्थित हो गया। गु लुओ, रान यू और लुओ तियान को जिस संयुक्त दबाव का सामना करना पड़ा, वही यून को जिस दबाव का सामना करना पड़ा, उसका आधा भी नहीं था। जो भी व्यक्ति पहली बार छठे स्तर में प्रवेश करता, उसे काले धुंध से घिरी परछाइयों के लगातार हमलों का सामना करना पड़ता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन ये उनके चारों ओर काली धुंध से घिरी परछाइयों की संख्या असाधारण रूप से अधिक थी। इसका कारण ये था कि 9 नवजात और 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे की आभा बहुत विशाल थी। 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा अपने पंख फैलाकर पहाड़ों के एक बड़े हिस्से को ढक सकता था। दूर स्थित काली धुंध से घिरी परछाइयां भी उसकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। उफ उफ, शुद्ध यांग ज्वालाएं चारों ओर बेतहाशा फैल गईं और काले धुंध के बड़े बड़े हिस्से जलने लगे। उसी समय, चाहे वह 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे के 3 नुकीले पंजे हों या उसके तलवार जैसे सुनहरे पंख, सभी भयानक हथियार थे। ये यून पर हमला करने वाली कई काली आकृतियां पल भर में ही नष्ट हो गईं। 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे के अलावा 9 नवजात शिशु 9 बाढ़ के अजगरों की तरह समुद्र में हलचल मचा रहे थे। सुनहरे कौवे से घायल हुए बड़ी संख्या में काले जीवों को 9 नवजात शिशुओं ने सीधे काटकर मार डाला। काली गैस की एक निरंतर धारा 9 नवजात और स्वर्ण कौवे के प्रतीकों और ये यून के शरीर में समाहित हो गई। ये यून ने महसूस किया कि उसके रक्त में शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो उसका शरीर एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी हो जो किसी भी क्षण फट सकता है। कितनी जबरदस्त ताकत है! ये यून ने उनकी ओर देखते हुए अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। पब फ्यूचर एड्स। शरीर संयम वाकई अद्भुत है। अतीत में मैंने ऊर्जा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए मेरा शरीर बहुत कमजोर था। हालांकि युआनची से मेरा शरीर भर गया है, फिर भी मैं ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव कर पा रहा हूं। आखिर यह ऊर्जा स्वर्ग पृथ्वी युआनची ही तो है। इसे एक बाहरी शक्ति माना जा सकता है। ये शरीर और रक्त की शक्ति जितनी शक्तिशाली नहीं है, इससे मुझे अधिक शक्तिशाली होने का एहसास भी होता है। इसीलिए फे जाति शरीर संयम को इतना महत्व देती है। दरअसल 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में रहने वाले फे जाति के अधिकांश सदस्य स्वर्ग पृथ्वी युआनची पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। फे जाति के लिए शरीर को मजबूत बनाना महज एक पूरक प्रक्रिया थी। आखिरकार वे प्राचीन शक्तिशाली फे जाति के लोगों की तरह नहीं थे, जिनके पास शुद्ध रक्त था और जो केवल अपने शरीर के बल पर ही स्वर्गीय नियमों का प्रतिरोध कर सकते थे। उस स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 5 पंजे वाले ड्रैगन, अमर फीनिक्स या 9 वित्तियों वाले 9 नवजात जैसे प्राणी ही ऐसा कर सकते हैं। किसी मनुष्य के मांस और रक्त से बने शरीर का उपयोग करके किसी दिव्य जानवर के स्तर की शक्ति प्राप्त करने की बात तो बिल्कुल अकल्पनीय थी। ये यून के मन में अनेक विचार कौंध रहे थे, और इसी क्षण छठे तल पर मंडराती काली छायाएं अपना आक्रमण कम करने लगी। 9 नवजात शिशुओं को तो नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे के सामने वे बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। कई काली परछाइयां 9 नवजात शिशुओं और सुनहरे कौवे का भोजन बन गईं। ये यून के पास 2 एस्पेक्ट टोटेम क्यों है? वहां मौजूद फे जाति के कुछ सदस्यों को मानव साधना विधियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता था कि दोहरे पहलू वाले टोटेम का क्या अर्थ होता है। इसके अलावा उसके पास न केवल 2 टोटेम थे, बल्कि वे प्राचीन फे जीव थे और बेहद शक्तिशाली थे। एक गोल्डन क्रो था और दूसरा 9 नियोनेट। उन्हें बुलाना ही शक्ति का एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। रूप रंग का कोई महत्व नहीं। अगर वो गोल्डन क्रो और 9 नियोनेट है तो क्या हुआ? आखिर वो एस्पेक्ट टोटेम है, तो हमारी फे जाति की वंश परंपरा की शक्ति से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? लेकिन वो इंसान काफी चालाक है। अब तक उसने न तो अपने शरीर का इस्तेमाल किया है और न ही अपनी वंश परंपरा की शक्ति का, फिर भी वो छठे स्तर तक पहुंच गया है। वो लुओ तियान और रान यू से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। लुओ वंश के कई शिष्यों को ठेस पहुंची। कांग मांग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ब्लैक विंड वैली फे जाति के वंश की शक्ति की परीक्षा है। लेकिन अब जिन्होंने वास्तव में अपने वंश की शक्ति का उपयोग किया था, वे भी ये उनसे हीन साबित हुए जिसने ऐसा नहीं किया था। ये कहना कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति होगी कि वह लुओ तियान और रान यू से ज्यादा अलग नहीं है। हालांकि ये यून ने अपने एस्पेक्ट टोटेम बुला लिए हैं, लेकिन छठे स्तर पर वह वास्तव में लुओ तियान और रान यू से कमजोर है। एक अग्नि बादल अवस्था के शिष्य ने अचानक कहा। इससे पहले जब गोल्डन क्रो और 9 नियोनेट काली आकृतियों से लड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि गोल्डन क्रो और 9 नियोनेट कितने भी भयंकर क्यों न हो, काली धुंध से घिरी आकृतियां उन्हें स्पष्ट रूप से काट रही थीं। हालांकि वे इतने शक्तिशाली और उग्र थे कि एक बार काटे जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन काली धुंध से घिरी आकृतियां एक ही बार काटने में ही उन्हें निगल गईं। इसलिए ऐसे कठिन साधनों ने ये यून को छठे स्तर पर अपनी जगह बनाने में सक्षम बनाया। यह अंतर छठे स्तर पर स्पष्ट नहीं था, लेकिन 7वें स्तर पर यह बेहद स्पष्ट हो जाएगा। पब फ्यूचर एड्स। छठे स्तर को आसानी से पार कर लेने वाला लुओ तियान 7वें स्तर पर 1 मिनट से अधिक समय तक टिक नहीं पाया। इसके अलावा लुओ तियान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए छठे स्तर पर काफी समय बिताया था।
हु। जैसे ही काले धुंध से घिरी परछाइयों ने यी यून से बचने की पहल की, शुद्ध यान ज्वालाओं का आकार भी धीरे धीरे छोटा होता गया। ये यून ब्लैक विंड वैली के छठे तल पर खड़ा था, उसके बगल में गोल्डन क्रो और 9 नियोनेट थे, मानो वे दो रक्षक हो जो ये यून की रक्षा कर रहे हों। काली आकृतियों ने ये यून के शरीर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। लुओ तियान ने ये यून को घृणास्पद भाव से देखा। भले ही ये यून ने बड़ी आसानी से अपना संतुलन बना लिया था, फिर भी वे दोनों आखिरकार एक ही स्तर पर खड़े थे। लुओ तियान बहुत ही अभिमानी व्यक्ति था। प्राचीन फे भवन में ये यून ने उसे पहले ही दबा दिया था, तो वह इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता था कि ये यून ने ब्लैक विंड वैली में उसका पीछा किया था। ये यून, तुम वाकई में बुरे नहीं हो। मुझे लगा था कि ब्लैक विंड वैली में तुम्हारा बुरा हाल होगा, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम छठे तल पर भी खड़े होगे। खैर, कोई बात नहीं, सातवां तल तो मेरा ही रहेगा। इसके साथ ही लुओ तियान ने जोर से दहाड़ लगाए और अपनी हथेलियों को झटका दिया। हथेलियों से निकली हवाएं गड़गड़ाती हुई निकली और युआन ची विस्फोट के साथ उसके चारों ओर फैली काली गैस को साफ कर दिया। कई स्तरों दूर बैठे शिष्यों को भी हमले के झटके महसूस हुए। अगर हमला उन पर होता तो शायद वे पल भर में ही मारे जाते। यही अंतर था उनमें और राज्य के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति में। चटकने की आवाज। लुओ तियान ने प्राचीन विशालकाय दानव वानर को प्रकट किया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। इससे उसके शरीर में विशालकाय दानव वानर वंश की प्रतिभा प्रकट हुई, जिससे वह अत्यंत हिंसक बन गया। ध्यान से देखो यी यून, तुम इतने समय से साधना कर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सातवां स्तर कितना भयानक है। इतना कहते ही लुओ तियान एक बार फिर सातवीं मंजिल की ओर कूद पड़ा। ब्लैक विंड वैली उसका गृह क्षेत्र था, तो वह यी यून को अपने गृह क्षेत्र में उससे आगे कैसे निकलने देता। इसके अलावा लुओ तियान मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, इसलिए वह प्रशिक्षण के दौरान कोई बड़ी सफलता हासिल करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। लुओ तियान फिर से हारने वाला है। लुओ तियान को एक बार फिर सातवें तल पर कूदते देख बाकी शिष्य अचंभित रह गए। सातवें तल पर पहुंचते पहुंचते वे काफी थक चुके थे। रान यू और गू लुओ शायद अभी भी आराम कर रहे थे, लेकिन लुओ तियान अकेले ही सातवें तल पर पहुंच गया था। ऐसे में ये तुरंत पता चल गया कि कौन बेहतर है। वरिष्ठ भाई लुओ तियान अद्भुत हैं। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को या तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, या यदि कोई उसे पकड़ने में कामयाब हो भी जाता है तो वह निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई लुओ तियान ही होंगे। अध्याय 844 रान यू का सुझाव। लुओ तियान एक बार फिर ब्लैक विंड वैली के सातवें स्तर पर उतरा। परीक्षा समाप्त होने में लगभग 16 दिन शेष थे। लुओ तियान को अपने स्वाभिमान पर बहुत गर्व था और वह जानता था कि कांगमांग ने जानबूझकर उन्हें चुराने के लिए एक कठिन चुनौती खड़ी की थी, ताकि वह खुद का मनोरंजन कर सके। हालांकि लुओ तियान इससे नाखुश था। वह कांगमांग को उसकी इच्छा पूरी नहीं करने देना चाहता था। वह मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को अपनी शक्ति से पकड़ना चाहता था। लुओ तियान को सातवें स्तर की कठिनाई के बारे में भी पता था। इस कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं शक्तिशाली होने के अलावा उसे अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। केवल अथक परिश्रम और उससे भी अधिक मेहनत से ही वह बचे हुए दिनों में चमत्कार कर सकता था। इतना बड़ा अवसर प्राप्त करने के अलावा वह उन्हें चुराने पर तुलिकैंगमान को यह भी दिखा सकता था कि वह आसानी से चुराने वाला व्यक्ति नहीं है। लुओ तियान को सातवें स्तर पर लौटते देख रान यू का दिल जोर से धड़कने लगा। सातवें स्तर पर उसने अपना बहुत सारा खून और ऊर्जा खर्च कर दी थी। वह अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था, इसलिए सातवें स्तर पर लौटने का उसका सबसे जल्दी समय कल ही था। इससे उसके और लुओ तियान के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया, जो 2 बार सातवें स्तर पर जा चुका था। सातवां स्तर कठिन था, लेकिन इसने तीव्र विकास का अवसर भी प्रदान किया। जब समय आएगा तो रान यू के पास शायद लुओ तियान के साथ मिलकर मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने की योग्यता भी न हो। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने वाला पहला व्यक्ति बनने की तो बात ही छोड़ दे। जब रान यू ने इस बारे में सोचा तो वह चिंतित क्यों नहीं हुआ होगा। ब्लैक विंड वैली की प्रतियोगिता में लुओ तियान निस्संदेह उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे ही लुओ तियान सातवें स्तर पर उतरा, काले बाढ़ वाले ड्रैगन ने दहाड़ते हुए लुओ तियान पर हमला कर दिया। बस अच्छा है, लुओ तियान दहाड़ा और उसकी सारी रक्त शक्ति और ऊर्जा बाहर निकल पड़ी। उसी क्षण लुओ तियान एक प्राचीन विशालकाय दानव वानर में पूरी तरह रूपांतरित हो गया। उसने अपने मुक्कों से अपनी छाती पर जोर से प्रहार किया, जिससे 2 ऐसी प्रचंड ध्वनियां उत्पन्न हुई जो मानो दिव्य ढोल बजने जैसी थीं और कानों में गूंज उठी। बूम! लुओ तियान और काले बाढ़ के अजगर के बीच झड़प हुई। दोनों व्यक्तियों और अजगरों के बीच शक्तिशाली हमलों का आदान प्रदान हुआ। इस टकराव ने सातवें तल पर छाए काले कोहरे को हिलाकर रख दिया, जिससे गरजने की आवाजें गूंज उठी। ऊपर से देखने पर काले बादल उथल पुथल भरे अंदाज में मंडरा रहे थे। लुओ तियान अभी भी काले बाढ़ के अजगर का मुकाबला नहीं कर सका। भीषण टक्कर से लुओ तियान एक बार फिर चट्टान से जा टकराया। उसका खून तेजी से बहने लगा और उसकी सांस फूलने लगी। काला बाढ़ ड्रैगन भी थोड़ा घायल हो गया था। उसका रूप धुंधला सा लग रहा था, लेकिन काला बाढ़ ड्रैगन मूल रूप से रक्त ड्रैगन की काली गैस से बना था। इस स्तर पर हर जगह काली धुंध छाई हुई थी, इसलिए एक ही सांस लेने से वह अपनी खोई हुई शक्ति को तुरंत पुनः प्राप्त कर लेता था। उसे थकान का नामो निशान नहीं था। जब तक कोई काले बाढ़ के अजगर को एक ही झटके में नहीं मार देता, तब तक वो खुद को पुनर्जीवित करता रहेगा। इस तरह का काला बाढ़ का अजगर शक्तिशाली और अमर था। इसे देखकर ही लोगों को लगता था कि इसे हराना नामुमकिन है, लेकिन लुओ तियान ने बार बार इसका डटकर मुकाबला किया। लुओ तियान सचमुच भयानक है।
इस काले बाल वाले ड्रैगन में असीम शक्ति प्रतीत होती है, लेकिन देखो, हालांकि लुओ तियान घायल है, उसकी रक्तवंश प्रेत छवि भी उसके चारों ओर मौजूद रक्त ड्रैगन की काली गैस को सोख रही है। एक अग्नि बादल अवस्था के शिष्य ने कहा, इतनी भीषण लड़ाई में भी लुओ तियान काली गैसों का सेवन करके खुद को ठीक करने में सक्षम था। लुओ तियान कुदरत का एक अद्भुत नमूना था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लुओ तियान लगातार 2 बार 7वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम है। उसकी रिकवरी की गति वाकई अविश्वसनीय है, लेकिन क्या लुओ तियान रिकवरी दर में ब्लैक फ्लड ड्रैगन से मुकाबला करने की योजना बना रहा है? वह उसे हरा ही नहीं सकता। इस समय फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक शिष्य ने व्यंग्य करते हुए कहा, वरिष्ठ भाई लुओ की रिकवरी दर स्वाभाविक रूप से उस काले ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है, जो स्वयं काले कोहरे से बना है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वरिष्ठ भाई लुओ लगातार सुधार कर सकते हैं और वे एक बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हैं। देखते रहिए, कुछ ही दिनों में ये काला ड्रैगन वरिष्ठ भाई लुओ द्वारा निगल लिया जाएगा। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य का आत्मविश्वास चरम पर था। इन शिष्यों की चर्चा सुनकर रान यू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। वह तो लुओ तियान के सामने पूरी तरह से फीका पड़ गया था। हालांकि बोलने वाला फीनिक्स फर्मियाना स्टेट का शिष्य काफी अहंकारी था, लेकिन उसने जो कहा वह शायद सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। इसी क्षण 7वें स्तर की काली गैस में अचानक एक लाल आकृति चमक उठी। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प। लुओ तियान ने उस पर एक नजर डाली और तुरंत ही उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। वूश, हवा के चीरने की तीखी आवाज गूंज उठी। लुओ तियान ने अपने शरीर को हिलाया नहीं, लेकिन उसकी पीठ पर मौजूद लंबी पूंछ तेजी से बाहर निकली और घूमते हुए मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प की ओर उड़ गई। इस स्थिति को देखकर सभी के दिलों में एक झकझोर सी महसूस हुई। लुओ तियान हद से ज्यादा उग्र था। वह अभी भी स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। उसके सामने अभी भी काला ड्रैगन था जो लगभग ठीक हो रहा था, लेकिन उसमें मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प पर हमला करने का साहस था। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे आसानी से पंगा लिया जा सके, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि लुओ तियान को चोट से डर नहीं था। अगर उसे मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प द्वारा फिर से चोट भी लग जाती तो भी कुछ नहीं होता। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। जैसे ही उसने लुओ तियान की पूंछ को अपने ऊपर घूमते हुए महसूस किया, उसने अचानक छलांग लगाई और लाल रोशनी की एक चमक में गायब हो गया। ये लुओ तियान की पूंछ से नहीं टकराया। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प के सतर्क स्वभाव के कारण यह यथासंभव किसी भी प्रत्यक्ष टकराव से बचता था। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ना वाकई मुश्किल है। लुओ तियान की पूंछ भले ही चुक गई हो, लेकिन उसने बेफिक्र होकर हंसते हुए कहा। उसने अचानक ऊपर देखा और आकाश में ऊंचाई पर बैठे कांग मान पर एक नजर डाली और बेबाक अंदाज में कहा, हालांकि अभी 16 दिन बाकी हैं। यह मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प अंततः मेरा ही होगा। उसने जो कहा वो कैंग मान के लिए था। कैंग मान के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े और उसके चेहरे पर एक मंत्रमुग्ध मुस्कान आ गई। वह मजे को देखने के लिए उत्सुक था। ब्लैक विंड वैली के छठे तल पर उन शब्दों को सुनकर रान यू का चेहरा बेहद विकृत हो गया। अनिवार्य, लुओ तियान इतना अहंकारी था कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे कड़े शब्द नहीं कह सकता था। हा, सीनियर ब्रदर लुओ तियान सही कह रहे हैं। फीनिक्स फर्मियाना राज्य के नंबर 1 व्यक्ति को इस तरह बेकाबू होना ही चाहिए। लुओ तियान के एक चमचे ने जोर से चिल्लाया। उसके नजरिए से ब्लैक विंड वैली में हुए मुकाबले में इंटरमीडिएट स्पिरिट ब्लड स्नेक पर लुओ तियान की जीत लगभग तय थी। जब फायर क्लाउड स्टेट के एक शिष्य ने ये सुना तो वह व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका, सांप को पकड़े बिना ही इतना घमंड करना। हमारे फायर क्लाउड स्टेट के रान यू और गुलू अभी भी आराम कर रहे हैं। दूसरी कोशिश के बाद शेखी बघारने में देर नहीं होगी। हाँ, क्या तुम अपने फायर क्लाउड स्टेट के रान यू और गुलुओं के दूसरे प्रयास का इंतजार करोगे? वो तो कल होगा या शायद परसों, पहले बोलने वाले लुओ तियान के चमचे ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जब उन्होंने ये कहा तो फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के कई शिष्य एक साथ हंस पड़े। रान यू और गुलुओं की रिकवरी दर को देखते हुए शायद ट्रायल के अंत तक भी उनके पास ज्यादा मौके नहीं होंगे। एक अन्य व्यक्ति ने उपहास उड़ाया। फायर क्लाउड स्टेट के अनुयायियों के चेहरों पर कुरूप भाव थे, लेकिन वे किसी भी तरह से खंडन नहीं कर सके। रान यू की बात करें तो उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। वह एक अभिमानी व्यक्ति भी था। उसने दूसरों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह सच था कि वह लुओ तियान से हीन था। और अगर यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प सचमुच लुओ तियान के हाथों पकड़ा जाएगा। उसने अचानक यून की ओर देखा और कहा, जूनियर ब्रदर ही, आइए सहयोग करें। रान यू ने अपने साथी के रूप में यून को चुना। भले ही वे दोनों एक ही अग्नि बादल अवस्था से थे, लेकिन रान यू गुलुओं के साथ सहयोग नहीं करना चाहता था। स्वर्ग अग्नि हॉल में गुलुओं की योग्यता और साधना का समय रान यू से किसी भी तरह कम नहीं था। इसके अलावा रान यू ये कहने की हिम्मत भी नहीं करता था कि वह ताकत के मामले में उस दुबले पतले व्यक्ति को हरा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुलुओं का एक मजबूत इतिहास था, उसके पीछे एक शक्तिशाली गुट का समर्थन था। रान यू ऐसे गुट को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसका मतलब यह था कि अगर वह गुलुओं के साथ सहयोग करके मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प प्राप्त कर लेता तो रान यू के लिए उसे पूरी तरह से अपने पास रखना असंभव हो जाता। यहां तक कि गुलुओं उसे छीन भी सकता था, इसलिए उसके प्रयास व्यर्थ हो सकते थे। उस स्थिति में रान यू स्पष्ट रूप से ये उनके साथ सहयोग करना चाहती थी।
ये यून युवा था और उसकी साधना का स्तर कम था। इसके अलावा उसे किसी गुट का समर्थन प्राप्त नहीं था। गुटीय शक्ति के मामले में वह स्पष्ट रूप से कमजोर था और उसे नियंत्रित करना आसान था। अध्याय 845, तुम खुद को क्या समझते हो? ओह, सहयोग करें। ये यून कुछ हद तक अचंभित था। उसने रान यू को ऐसे देखा मानो वह उससे पहली बार मिल रहा हो। तुमने अभी मुझे क्या कहा? ये यून को यह मजेदार लगा। ये पहली बार था जब उसने रान यू को उसे इतने औपचारिक ढंग से जूनियर ब्रदर ही कहकर संबोधित करते सुना था। रान यू ने देखा कि यून ने उसे कोई जवाब नहीं दिया बल्कि व्यंग्य भरे लहजे में प्रतिक्रिया दी, तो वह थोड़ा नाराज हो गया। वह शुशुइरान वंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने अपने मतभेद भुलाकर ये यून से सहयोग मांगा था और बदले में उसे पर्याप्त लाभ देने की योजना बना रहा था, लेकिन ये उनकी प्रतिक्रिया से ऐसा लगा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। हालांकि लुओ तियान जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने रान यू ने धैर्य बनाए रखते हुए कहा, जूनियर ब्रदर ही, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अभी इन सब झंझटों में पड़ने का समय नहीं है। मेरे साथ सहयोग कीजिए। आप काले ड्रैगन को संभालेंगे जबकि मैं मध्यवर्ती आत्मा रक्षसर्प को पकड़ लूंगा। अगर आप लगभग आधे मिनट तक टिके रहे तो मैं संभवतः मध्यवर्ती आत्मा रक्षसर्प को पकड़ लूंगा। समय आने पर मैं जूनियर ब्रदर ही को भरपूर पारिश्रमिक जरूर दूंगा। ये कहकर रान यू ने अपने विचार नहीं छिपाए। ब्लैक विंड वैली में मौजूद कई शिष्यों ने इसे सुना। क्या ये यून को काले ड्रैगन को रोकने देना और रान यू द्वारा मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प को पकड़ लेना उचित था? रान यू की चालें कुटिल थीं। हालांकि ये यून छठे स्तर पर संभल गया था, लेकिन उसके एस्पेक्ट टोटेम थोड़े क्षतिग्रस्त थे। ये यून को काले ड्रैगन के रास्ते में रोकना जानलेवा साबित हो सकता था। और बातों का गहरा अर्थ समझने पर पता चलता है कि रान यू ये यून के साथ इंटरमीडिएरी स्पिरिट ब्लड स्नेक को बांटने की योजना नहीं बना रही थी। ये तर्कसंगत था। इतने बड़े खजाने को बांटने का कोई तरीका ही नहीं था। यह मूल रूप से ऐसी चीज थी जिसे केवल एक ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। भरपूर पारिश्रमिक। ये यून हंसी। वरिष्ठ भाई रान, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बल्कि आप ही हैं जो इतने समय से मुझे निशाना बना रहे हैं। मुझे इन सब फालतू बातों में पड़ने का मन नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी योजना तो वाकई बहुत अच्छी है। मुझे काले अजगर को काबू में रखने जैसे काम सौंपना और तुम्हें मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प को पकड़ने की जिम्मेदारी देना। मुझे लगता है कि समय आने पर मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प तुम्हारा ही होगा और इसके बदले में तुम मुझे क्या इनाम दोगे? मुझे अंदाजा लगाने दो, क्या वो विश्व पत्थर होंगे? ये यून के शब्दों में अभी भी व्यंग्य भरा था, जिससे रान यू का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। ये यून, मैं तुम्हें जो पारिश्रमिक दूंगा वह तुम्हें जरूर संतुष्ट करेगा। मेरा शुशुइरान वंश एक विशाल संस्था है और इसकी विरासत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या ये तुम्हारे पारिश्रमिक में कोई कमी करेगा? शुशुइरान वंश द्वारा दिए गए अवसर तुम्हारी साधना के स्तर में जबरदस्त उछाल लाएंगे। और अगर आप इस बार मेरी मदद करते हैं तो ये शुशुइरान कबीले की मदद करने के बराबर होगा। मैं रान यू भी आपका ऋणी रहूंगा। भविष्य में जब भी आपको लुओ कबीले में कोई परेशानी हो, शुशुइरान कबीला आपकी मदद करेगा। मुझे किसी बड़े गुट से जुड़े रहने की क्षमता के बारे में और अधिक विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ना? रान यू ने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का इस्तेमाल चारा बनाने के लिए किया। शुशुइरान वंश लुओ वंश के कुछ बड़े पारिवारिक वंशों में से एक था। रान यू के ऐसा कहते ही कई लोगों ने ये यून की ओर देखा। साधना में योद्धाओं को नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना आवश्यक था। अकेले रहने से बहुत कम संसाधन प्राप्त होते थे। बाहर प्रशिक्षण करते समय बहुत कष्ट सहना पड़ता था और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती थी। एक समझदार व्यक्ति बड़े कबीले से जुड़ने का अवसर अवश्य लपक लेता था। लिया जैसे व्यक्ति के लिए वह शुशुइरान वंश से जुड़े रहने का मौका पाने के लिए तरसता था, लेकिन रान यू ने उसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया। लिया एक मिश्रित फे था, स्वर्ग और पृथ्वी फे का संकर। हालांकि उसके परिवार की शक्ति काफी अच्छी थी, फिर भी वह शुशुइरान कबीले से कहीं कमजोर थी। अगर ऐसा न होता तो लिया को उन 100 से अधिक विश्व पत्थरों के कर्ज का इतना बोझ महसूस न होता, जिसके कारण उसे खून की उल्टी होने की नौबत आ गई थी। ये यून को ऐसा अवसर मिलते देख यहाँ तक कि लिया को भी ये यून से ईर्ष्या होने लगी। इस क्षण ये यून अचानक हंस पड़ा। शुशुइरान वंश एक बड़ा पारिवारिक वंश था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसे बहुत महत्व नहीं देता था। ये यून की अपेक्षाएं बहुत ऊंची थीं। शुशुइरान वंश में भला ऐसी क्या खूबियां हो सकती थी कि वह उससे जुड़ा रहे? ये यून ने वे शब्द जबान से नहीं कहे। वह भली भांति जानता था कि उसकी वर्तमान साधना के स्तर के साथ वह शुशुइरान कुल के सामने एक तुच्छ चींटी मात्र था। यदि वह उन शब्दों को जोर से बोलता तो उसे केवल दूसरों की उपहास ही मिलती। हालांकि ये यून ने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन रान यू उसके चेहरे के भावों से उसके कुछ विचारों को समझ गई। ये यून, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में सचमुच आसमान छू लोगे? तुम बहुत भोले हो। प्राचीन फे भवन में तुम्हारा प्रदर्शन लुओ वंश के राजघराने की नजर में बस संतोषजनक है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा वंश शक्तिशाली हो। तुमने अभी अभी ब्लैक विंड वैली के छठे स्तर पर अपनी जगह बनाई है, इसलिए लुओ वंश के राजघराने जो प्राचीन फे वंशों को महत्व देते हैं वे तुम्हें एक नजर भी नहीं डालेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि राजघराना तुम्हें महत्व देगा? तुम अभी उससे बहुत दूर हो। अब जब मेरा शुशुई कबीला तुमसे मदद मांग रहा है तो तुम मेरे शुशुइरान कबीले को भी नीचा दिखा रहे हो। क्या तुम्हें अपनी क्षमताओं पर कुछ ज्यादा ही घमंड है? रान यू बहुत क्रोधित था। हालांकि उसकी बात अधिकांश लोगों को तर्कसंगत लगी। शुशुइरान वंश एक बड़ा पारिवारिक वंश था। लुओ वंश में भी ऐसे ही कुछ पारिवारिक वंश थे, लेकिन ये यून जैसा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति बेकार था। लुओ वंश में 196 राज्य थे। इसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी और हर शताब्दी में प्रतिभाओं की नई नई पीढ़ियां पैदा होती थीं। ये प्रतिभाएं तो शायद अपनी मृत्यु से पहले पूरी तरह परिपक्व भी न हो पाए।
ये यून हंसी। शुशुईरान कुल बड़ा है, लेकिन तुम खुद को शुशुईरान कुल में क्या समझते हो? तुम तो बस कुल के एक वंशज हो। तुम तो ब्लैक विंड वैली के 7वें स्तर तक भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए मुझे लगता है कि कुल में तुम्हारा कोई खास स्थान नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम अब तक राजमहल में होते। ये यून के शब्दों ने रान यू की कमजोर नस पर चोट कर दी थी। रान यू तुरंत क्रोधित हो गया। उसकी निगाहों में एक हल्की सी ठंडक झलक रही थी। उसने कहा, अहंकारी, मैंने आज तुमसे विनम्रता से बात करने के लिए अपना रुतबा गिराया, लेकिन तुमने बार बार मेरा अपमान किया है। तुम अपनी ऊर्जा साधना और एस्पेक्ट टोटेम के छल कपट से ही 6ठे स्तर पर खड़े हो पाए हो। तुम्हारे एस्पेक्ट टोटेम के बिना तुम्हारे लिए दूसरे स्तर पर खड़ा होना भी मुश्किल होता। तुम मेरा मजाक उड़ाने के लायक नहीं हो। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ सहयोग करना चाहेंगे? रान यू ने ये यून को घूरते हुए देखा, जो अपने शब्दों को घुमा फिराकर बोल रहा था। किसी को भी शक नहीं था कि रान यू के आखिरी वाक्य में कोई धमकी छिपी हुई थी। रान यू आखिरकार शुशुईरान वंश से था। अगर वह ये यून को नुकसान पहुंचाना चाहता तो ये यून की निम्न साधना स्तर को देखते हुए उसे स्वयं ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता। गाजर और छड़ी के बीच उपस्थित लुओ कबीले के शिष्यों का मानना था कि यदि वे ये यून की जगह होते तो वे शायद पहले ही सहमत हो गए होते। वे देखना चाहते थे कि ये यून क्या जवाब देगी। हालांकि ये यून ने आगे जो कहा उससे वे लगभग अपनी जीभ काट बैठे। ये यून ने रान यू की ओर एक नजर डाली और व्यंग्य से कहा, भविष्य में अगर मुझे दूसरों के साथ सहयोग करना भी पड़े तो मैं किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करूंगा। तुम्हारे आने से तुम एक अतिरिक्त बोझ बनने के अलावा शायद कोई खास भूमिका नहीं निभा पाओगे। क्या? वहां मौजूद लुओ वंश के सभी शिष्य तुरंत अचंभित रह गए। क्या ये यून पागल हो गया था? उसने सचमुच रान यू को हरा हुआ कह दिया। सबके सामने उसे इस तरह डांटना, क्या उसने रान यू को पूरी तरह से अपमानित नहीं किया? इसके अलावा ये यून के पास ऐसी टिप्पणी करने की योग्यता ही नहीं थी। क्या वह अभी 6ठे स्तर पर ही नहीं पहुंचा था? उनकी प्रतिक्रिया से पहले ही कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। वे असहाय होकर देखते रहे जब ये यून ने ब्लैक विंड वैली के 6ठे तल से 7वें तल पर छलांग लगा दी। ये है। सभी लोग अचंभित रह गए। क्या ये यून सचमुच 7वें तल पर कूद गई? अध्याय 846, प्राचीन काल की गर्जना। 6ठे स्तर पर वापस आने पर ये यून के एस्पेक्ट टोटेम थोड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसने अभी तक मजबूती से पैर नहीं जमाए थे। लोगों का मानना था कि भले ही यून रान यू के साथ सहयोग करे, फिर भी उसे 6ठे स्तर पर काले धुंध से पूरी तरह परिचित होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। उसके शरीर का जीवन रक्त मजबूत होने के बाद ही वह 7वें स्तर में प्रवेश करने का साहस करेगा। लेकिन उसका यूं ही प्रवेश कर जाना, क्या वह पागल था? ये यून के शब्दों के कारण रान यू लगभग आपा खो बैठा था, लेकिन ये यून के तुरंत नीचे की ओर छलांग लगाने से वह भी स्तब्ध रह गया। उसने अचेतन रूप से उसका पीछा करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन उसने ये यून की आकृति को काले कोहरे में डूबते हुए और 7वें स्तर की चट्टान पर उतरते हुए देखा। इस समय लुओ तियान भी 7वें तल पर था। उसने ये यून के आगमन को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। ये बदमाश नीचे क्यों आया? लुओ तियान के सामने काला अजगर तेजी से स्वस्थ हो गया था। वह लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और लुओ तियान पर हमला करके उस विशालकाय दानव वानर के वंश वाले परी को निगलने की योजना बना रहा था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक कोई इंसान नीचे आ जाएगा। देखने से ऐसा लगता है कि यह इंसान विशालकाय दानव वानर की रक्तरेखा वाले फे की तुलना में कहीं अधिक कमजोर था। ब्लैक विंड वैली में काली प्रेत परछाइयां हमेशा कमजोरों से शुरुआत करती थीं। इसलिए काले अजगर ने दहाड़ लगाए और ये यून पर हमला कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह पहले ये यून को निगलकर खुद को अपनी चरम अवस्था में वापस लाने पर तुला हुआ था, उसके बाद वह धीरे धीरे लुओ तियान से निपटेगा। इस दृश्य को देखकर ब्लैक विंड वैली के सभी साधक उत्साहित हो गए। काला प्रेत बार ड्रैगन आखिरकार ये यून तक पहुंच गया था और वे देखना चाहते थे कि यून उसे कैसे रोकेगा। लुओ वंश के सभी शिष्य आंखें फाड़कर देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं अगला दृश्य देखने से चूक न जाए। वे जानते थे कि ये यून की शारीरिक शक्ति कमजोर है, लेकिन उन्हें इस बात पर भी संदेह था कि ये यून स्वयं को मृत्यु के मुंह में धकेल देगा। जैसे ही काले अजगर ने उस पर झपट्टा मारा, राक्षसी गैसें उमड़ पड़ी और एक जबरदस्त दबाव महसूस किया जा सकता था। श्याओ गर्जन। ये यून के पीछे से 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा और 9 नवजात पहलू टोटे में एक साथ बाहर निकल आए। 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे ने अपने पंख फैलाए। उसके पंखों का फैलाव दर्जनों मीटर चौड़ा था और उसने ये यून को सुनहरी अग्नि की दीवार की तरह घेर लिया। सुनहरे कौवे का शरीर एक भयंकर आग की लिपटों जैसा था और खून की लहरें उस पर उमड़ रही थी। जहां तक काले प्रेत बार अजगर की बात है, वह तो और भी भयंकर था। वह हवा में उछला और अपनी पूंछ को चाबुक की तरह घुमाते हुए 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे के शरीर पर प्रहार किया। बूम! पहाड़ों और नदियों के फटने जैसी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा चीख उठा क्योंकि काले प्रेत जैसे बाढ़ के अजगर की पूंछ ने उसके शरीर को हवा में उछाल दिया। काला प्रेत जैसा बाढ़ का अजगर सचमुच भयानक था। 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे पर अजगर की पूंछ से प्रहार होने के बाद उसने अजगर की पूंछ पर भी अपने पंजे मारे। काले धुएं से बनी अजगर की पूंछ सुनहरे कौवे के 3 खरोंचों से घायल हो गई। यहां तक कि उससे काला खून भी बहने लगा। क्या काली गैस का ही एक रूप बाढ़ का अजगर सचमुच खून बहा सकता था? इस समय किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि काले अजगर ने सुनहरे कौवे को खदेड़ने के बाद 9 नवजात शिशुओं पर हमला कर दिया। 9 नवजात ड्रैगन ने उछलते हुए जोर से दहाड़ा और हवा में ही काले प्रेत बाढ़ ड्रैगन के साथ एक भीषण लड़ाई में उलझ गया। देखते ही देखते काली हवाएं जोर से चलने लगी और चारों दिशाओं में फैल गईं। 9 नागों के सिर एक अकेले बाढ़ के अजगर से लड़ रहे थे। हालांकि 9 नवजात अजगर बाढ़ के अजगर के हाथों पूरी तरह हार गए। बाढ़ के अजगर की रक्षा व्यवस्था बेहद भयावह थी।
9 नवजात प्राणियों के 9 सिरों ने उस पर प्रहार किया, लेकिन वे उसकी रक्षा व्यवस्था को भेद नहीं सके। का बाढ़ के अजगर ने अपने शरीर को 9 नवजात शिशुओं के चारों ओर लपेट लिया। उसका विशाल शरीर 9 नवजात शिशुओं के 9 सिरों के चारों ओर जकड़ गया। वह 9 नवजात शिशुओं का गला घोंटकर उन्हें मार डालने की कोशिश कर रहा था। उस बाढ़ के अजगर द्वारा प्रकट किए गए आतंक को देखते हुए किसी को भी उसकी शक्ति पर संदेह नहीं था। पा 9 नवजात शिशु टोटेम के शरीर से लगातार कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसका प्रक्षेपण झिलमिलाने और धुंधला होने लगा, मानो 9 नवजात शिशु सचमुच काले बाढ़ के अजगर द्वारा गला घोंटकर मारे जाने वाला हो। जब 9 नवजात शिशु को काले बाढ़ के अजगर ने पूरी तरह से हरा दिया तो उसके स्वामी यही उनको भी गंभीर चोटें आईं। 9 नवजात शिशु के प्रतीक को फिर से बनाने में उसे काफी समय लगेगा, और यह इस शर्त पर होगा कि यी काले बाढ़ के अजगर के चंगुल से सुरक्षित बच निकले। लेकिन काला बाढ़ का अजगर यी को ऐसा मौका कैसे दे सकता है? यह दृश्य देखकर रान यू जोर से हंस पड़ी। कितने बेवकूफ हो तुम, मैं सोच रहा था कि तुम कितने शक्तिशाली हो, इतनी बेशर्मी से मुझे हरा हुआ कह रहे हो। अब तो 7वें तल पर कूदकर मौत को दावत दे रहे हो। 9 नियोनेट नष्ट हो गया है और 3 टांगों वाला गोल्डन क्रो बुरी तरह घायल हो गया है। 9 नियोनेट और गोल्डन क्रो टोटेम खोकर तुम उस बाघ की तरह हो जिसके दांत टूट गए हो। तुम्हारा ये कमजोर शरीर काले बाढ़ के अजगर का सामना कैसे करेगा? अगर तुम ब्लैक विंड वैली में मर गए तो तुम्हारा शव खा लिया जाएगा और तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओगे। हाँ, पहले रान यू ने यी द्वारा किए गए उपहास का आभार व्यक्त किए बिना उसका उपहास किया था और वह ज्वालामुखी की तरह क्रोधित था। अब यह देखकर कि यी काले अजगर द्वारा निगल लिया जाने वाला है, वह अपने सामान्य सौम्य स्वभाव को बनाए नहीं रख सका और उसने वे घिनौने शब्द कह दिए। दरअसल लुओ वंश के शिष्यों की राय में यी ने अपने एस्पेक्ट टोटेम के बल पर 7वें स्तर तक पहुंच प्राप्त की थी। एक बार जब वह अपने एस्पेक्ट टोटेम खो देता है तो यी उनकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से नगण्य हो जाती है। 7वें स्तर पर मौजूद राक्षस लुओ तियान और गू लुओ के शरीर को भी तुरंत निगल जाएंगे तो यी उनका क्या होगा? अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। गरज 9 नवजात शिशु ने गुस्से में दहाड़ मारी। काले बाढ़ के अजगर ने अपने जबड़े खोले और 9 नवजात शिशु की गर्दन चीरने ही वाला था। वह पहले 9 नवजात शिशु को निगल जाता और फिर यी यून को। ये सब पलक झपकते ही हो जाता, लेकिन उसी क्षण यी यून के शरीर के भीतर से अचानक एक अवर्णनीय गहरी गर्जना सुनाई दी। यह आवाज शुरू में बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। यह उबड़ खाबड़ और शक्तिशाली था, मानो समय की लंबी नदियों को पार करते हुए प्राचीन काल से आया हो। वह गुर्राहट रहस्यमय और गहरी थी। यह आसानी से ब्लैक विंड वैली की बाधाओं को भेद कर हर जगह गूंज उठी और सबकी कानों तक पहुंच गई। इस आवाज में एक अजीब जादुई असर था। ये लुओ तियान के प्राचीन विशालकाय दानव वानर की दहाड़ जितनी कर्कश तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो ये सबके दिलों में गूंज रही हो। यह उनकी रक्तधाराओं में समा गई थी, जो एक खतरनाक एहसास था। लुओ वंश के कई शिष्य असमंजस में थे, लेकिन अचानक किसी के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और उसे कुछ सूझा। इसी क्षण यही उनके पीछे से काले धुएं का एक गुबार निकला। काला धुआं विरल और हल्का था, लेकिन अविश्वसनीय बात यह थी कि काले धुएं के निकलने के बाद इसने अंतरिक्ष को सूक्ष्म रूप से विकृत करना शुरू कर दिया। यह 12 दिव्य स्वर्गों का स्थानिक आयाम था, तो काले धुएं के गुबार से यह कैसे विकृत हो सकता था? इसके अलावा ये काला धुआं लुओ वंश के शिष्यों के रक्त में तीव्र प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रहा था। उनमें से कुछ को तो सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी, और उनकी रक्तरेखा जितनी कमजोर थी, प्रतिध्वनि और बेचैनी उतनी ही तीव्र होती गई। कुछ कमजोर शिष्यों को तो ऐसा महसूस हुआ मानो वे जमीन पर घुटने टेककर यी उनको, या अधिक सटीक रूप से कहें तो काले धुएं को प्रणाम कर रहे हों। हवा में बैठे हुए कांग मांग भी इस क्षण उठ खड़े हुए। उनकी गहरी जलकुंड जैसी आंखें झपक उठीं। उन्होंने चुपचाप यी उनके पीछे उठते काले धुएं के गुबार को देखा। ये समझ पाना उनके लिए असंभव था कि ऐसी अकल्पनीय घटना कैसे घटित हो सकती है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि काले धुएं का गुबार देखने में भले ही पतला लग रहा हो, लेकिन वास्तव में वह बहुत घना था। काले धुएं का वह गुबार पहाड़ों को भी कुचलने के लिए काफी था। बिल्कुल वही एहसास। अचानक भीड़ के बीच से किसी ने चिल्लाकर कहा, प्राचीन परी, यह एक प्राचीन शक्तिशाली परी का रूप है। यह उन पतली रक्त रेखाओं वाली स्वर्ग की परियों की तरह नहीं है जो अपनी रक्त रेखाओं के माध्यम से नकली प्राचीन परी की प्रेत छवियों को बुलाती हैं। यह प्राचीन काल की शक्तिशाली परी का सच्चा रूप है। भले ही इसमें प्राचीन शक्तिशाली परी की शक्ति का 1% ही क्यों न हो, यह फिर भी एक सच्ची प्राचीन परी है। इस अचानक आए आवाज ने तुरंत ही कई लोगों को चौंका दिया। क्या प्राचीन परियां? ये कैसा मजाक है? सभी लोग बोलने वाले लुओ वंश के शिष्य की ओर देखने लगे। वह व्यक्ति फीनिक्स फिर्मियाना राज्य से था। वह मूल रूप से एक प्राचीन स्वर्ग परी परिवार से था। उनके परिवार के समारोहों में, जहां वे अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, कभी कभार ही ऐसा होता था कि उनके पूर्वज समारोह के दौरान प्रकट हो जाते थे, और उस क्षण पूर्वज द्वारा दिया गया एहसास बिल्कुल ही उनके पीछे के काले धुएं जैसा था। और इस समय कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे ये दृश्य अपनी आंखों से देख सकते थे। इस दृश्य को देखकर लुओ वंश के सभी शिष्य सदमे से अपना मुंह खोलकर रह गए। वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि यी उनके पीछे से निकलता हुआ हल्का काला धुआं धीरे धीरे एक धुंधले बाढ़ वाले ड्रैगन के सिर का रूप ले रहा था। चाहे वह लुओ तियान द्वारा उत्पन्न विशालकाय दानव वानर वंश की प्रेत छवि हो, रानयू द्वारा उत्पन्न रानई मछली वंश की प्रेत छवि हो, या यहाँ तक कि यी द्वारा स्वयं बुलाए गए 2 पहलू टोटेम हो, काले धुएं से संघनित ये प्रेत छवि बहुत ही अवास्तविक थी। पहले की सभी प्रेत छवियां बेहद यथार्थवादी थीं, मानो कोई वास्तविक प्राचीन परी प्रकट हुई हो।
लेकिन ये प्रेत छवि इतनी धुंधली थी कि इसे पहचानना मुश्किल था। लेकिन फिर भी वे किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस काले धुंध से ढकी प्रेत छवि ने एक प्राचीन स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर का रूप धारण कर लिया था। प्राचीन परियां, सचमुच की प्राचीन परियां। इन दो शब्दों के अर्थ कोफे जाति से बेहतर कोई और जाति नहीं जानती थी। हालांकि उपस्थित लुओ कबीले के शिष्यों के मुख के कोने पर हमेशा प्राचीन फे वंश शब्द लटके रहते थे और वे अक्सर अनुष्ठानों में अपने प्राचीन फे पूर्वजों को बलिदान देने के लिए अपने प्राचीन फे वंश का आह्वान करते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी प्राचीन फे को नहीं देखा था। हेवन फे परिवार की वंश परंपरा युगों से चली आ रही थी। उनकी वंश परंपरा बहुत कमजोर हो गई थी। यही कारण था कि हेवन फे के लिए अपनी प्राचीन वंश परंपरा को जागृत करना मुश्किल था। प्राचीन फे अरबों साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय पैदा हुए जीव थे। उनके शरीर दिव्य दाव नियमों द्वारा स्वाभाविक रूप से संघनित अस्तित्व थे। हालांकि प्राचीन परियों की असंख्य प्रजातियां थीं, लेकिन हर प्रजाति की संख्या बेहद सीमित थी। कुछ अत्यंत विशेष प्राचीन परियों की प्रजातियां पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही हो सकती थीं। कुछ प्राचीन परियों की प्रजातियां संख्या में अधिक थीं, लेकिन फिर भी वे बहुत कम थीं। आमतौर पर केवल एक की मृत्यु से ही एक नई परी का जन्म होता था। आज तक विभिन्न कारणों से प्राचीन परियों की संख्या घटती जा रही थी। इससे प्राचीन परियों की दुर्लभता और भी बढ़ गई। इस परिस्थिति में यीयुन के पीछे एक वास्तविक प्राचीन परी जैसी प्रेत छवि प्रकट हुई। यद्यपि वह प्रेत छवि अत्यंत धुंधली और पतली थी, फिर भी उससे उत्पन्न झटका लुओतियान द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन विशालकाय दानव वानर से 1000 गुना अधिक तीव्र था। प्राचीन परी, एक सच्चा प्राचीन परी। उसने केवल 4 दिनों के लिए प्राचीन परी की हड्डी को अवशोषित किया। वह प्राचीन परी की प्रेत छवि को कैसे प्रकट कर सकता है? ब्लैक विंड वैली के छठे स्तर पर रान यू बेहद बेचैन महसूस कर रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि यीयुन द्वारा पहले खाई गई प्राचीन फे हड्डी स्वर्ग को निगलने वाले बार ड्रैगन की हड्डी थी। लेकिन क्या किसी प्राचीन परी की हड्डी को अवशोषित करने मात्र से वह एक प्राचीन परी की प्रेत छवि को प्रकट कर सकता था? हालांकि प्राचीन परियों की हड्डियां अत्यंत मूल्यवान थीं, फिर भी लुओ कबीले में ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें पुरस्कार के रूप में प्राचीन परियों की हड्डियां मिलती थीं। आखिर प्राचीन परियां आकार में विशाल होती थीं। हजारों मील लंबे शरीर वाली प्राचीन परियां आम थीं। प्राचीन परियां दुर्लभ होने के बावजूद अपनी मृत्यु के बाद बड़ी संख्या में हड्डियां छोड़ जाती थीं। हालांकि ये बात अनसुनी थी कि लुओ कबीले के इन प्रतिभाशाली लोगों में से कोई भी जिन्होंने प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित किया था, एक बार प्राचीन फे हड्डी के एक टुकड़े को अवशोषित करके प्राचीन फे प्रेत छवि को प्रकट करने में सक्षम था। रान यू को यह अविश्वसनीय लगा। इसी तरह लुओतियान भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। इस समय वह अभी भी अपने प्राचीन विशालकाय दानव वानर रूप में था, लेकिन जब उसने यीयुन द्वारा प्रकट की गई प्राचीन परी जैसी आकृति देखी तो उसे लगा कि उसकी अपनी रक्तरेखा उससे प्रतिध्वनित हो रही है, मानो वह प्राचीन परी जैसी आकृति द्वारा खींची जा रही हो। स्पष्ट रूप से जिस विशालकाय दानव वानर की रक्तरेखा पर उसे गर्व था, वही उनके पीछे के उस धुंधले काले धुएं के सामने कहीं दयनीय थी। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उपस्थित लुओ कुल के शिष्यों में से कई ऐसे थे जिन्हें अपने पारिवारिक इतिहास पर गर्व था और वे अपने प्राचीन फे पूर्वजों की वंश परंपरा का बखान करते थे। उन्होंने यीयुन को उसके मानव होने के कारण तिरस्कार किया था, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उस मानव यीयुन ने, जिसे वे अपना पूर्वज मानते थे, प्राचीन फे का आह्वान कर दिया, जिसकी वे अनुष्ठानिक समारोहों में पूजा करते थे, और उन्हें, जो प्राचीन फे की तथाकथित संतान थे, त्याग दिया गया। भला इसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? हालांकि इस समय ब्लैक विंड वैली के 7वें स्तर पर काले प्रेत की परछाई की प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लुओ कबीले के शिष्यों के चेहरों पर एक भयावह भाव पैदा कर दिया। उन्होंने देखा कि काला प्रेत बार अजगर डरा हुआ लग रहा था। ये पहले ही 9 नवजात प्राणियों से खुद को अलग कर चुका था और इसने प्राचीन स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन की छवि का सामना ऐसे किया जैसे वह किसी कट्टर शत्रु का सामना कर रहा हो। काले प्रेत जैसी सत्ता के लिए ये युगों से काले कोहरे द्वारा स्वतः ही संघनित हो गई थी। प्राचीन परियों को समझने की इसकी क्षमता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, इसलिए यह उपस्थित लुओ कबीले के शिष्यों की तुलना में उन्हें अधिक सटीक रूप से महसूस करने में सक्षम थी। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ के अजगर की छवि प्रकट होते ही मन में गहरी आशंका का भाव उत्पन्न हो गया। हालांकि यह भी एक बाढ़ का अजगर था और स्वर्ग को भस्म करने वाला बाढ़ का अजगर भी एक बाढ़ का अजगर था। वे दो ऐसे जीव थे जो जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था में दो अलग अलग स्तरों पर थे। काली प्रेत छाया ने केवल बाढ़ ड्रैगन का रूप धारण किया। ये चरम यान प्रदीप्ति का रूप भी धारण कर सकती थी। बाढ़ ड्रैगन का रूप तो दूर की बात है, लेकिन तब यह व्यर्थ होता। यही एक सच्चे बाढ़ के ड्रैगन और एक नकली बाढ़ के ड्रैगन के बीच का अंतर था। इसी क्षण प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ के अजगर ने दहाड़ लगाए और वह काले प्रेत पर टूट पड़ा। अरबों वर्षों से निष्क्रिय पड़े इस प्राचीन जादुई जीव के जागते ही एक भयंकर तूफान का आगमन हो गया। तेज हवा हर दिशा से चल रही थी और आसमान का रंग बदल रहा था। स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर के मुख में एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। सभी काली गैसें और काला कोहरा उस भंवर में समा गए। ब्लैक विंड वैली के चौथे और 5वें स्तर पर मौजूद लुओ कबीले के शिष्य इस भावर की भयानक खिंचाव शक्ति को महसूस कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने इसका सामना करने के लिए अपनी वंशानुगत शक्ति को सक्रिय किया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये है स्वर्ग को निगलने वाला स्वर्ग भक्षण। ये दो शब्द स्वर्ग भक्षण बाढ़ ड्रैगन के उन नियमों का वर्णन थे जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। स्वर्ग भक्षण एक भयानक विनाशकारी नियम था। एक भयानक खिंचाव बल हर जगह फैल गया, मानो ब्लैक विंड वैली के 7वें स्तर में अचानक एक ब्लैक होल प्रकट हो गया हो। स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन ने भारी मात्रा में काली गैस को निगल लिया, लेकिन उसका प्रेत स्वरूप अपरिवर्तित रहा। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह और अधिक मूर्त रूप धारण कर पाया हो। हालांकि स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के ड्रैगन को बुलाने वाले यीयुन को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ था। यीयुन के शरीर में जीवन शक्ति का बहुत कम हिस्सा बचा था।
प्राचीन परिप्रेत की छवि को प्रकट करने मात्र से ही उसके शरीर में पहले से संचित सारी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। ये जीवन शक्ति पहले 9 नवजात शिशुओं और 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे का उपयोग करके एकत्रित की गई थी। अन्यथा उसके लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले बार ड्रैगन की प्रेत छवि को प्रकट करना असंभव था। लेकिन अब स्वर्ग भक्षण करने वाला बार ड्रैगन पागलों की तरह काली धुंध को निगल रहा था, जो ये यून के लिए बहुत ही पौष्टिक था। ये यून ने महसूस किया कि उसका खाली हो चुका जीवन रक्त थोड़े ही समय में तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही वह पूरी तरह भर गया। फिर जीवन रक्त जबरदस्ती उसके मांस और रक्त में समाहित हो गया और उसका शरीर स्वयं को फिर से बनाने लगा। ये यून की शारीरिक शक्ति वास्तव में कम थी। हालांकि उसने प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग किया था, जिससे उसके शरीर में स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन का रक्त संचारित हो गया था, जिसने उसे स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन की प्रेत छवि को प्रकट करने की अनुमति दी थी। लेकिन ये यून का वास्तविक शरीर बहुत कमजोर था। अगर ये यून का शरीर और अधिक शक्तिशाली हो जाए तो इसके अनगिनत फायदे होंगे। इसी क्षण प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बार के अजगर ने एक बार दहाड़ मारी और काले प्रेत की छाया की ओर उड़ने लगा। हालांकि काली प्रेत छाया स्वर्ग को निगलने वाले बार के अजगर से भयभीत थी, लेकिन जीवन मरण के संकट का सामना करते हुए वह चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने दहाड़ लगाए और स्वर्ग को निगलने वाले बार के अजगर पर आक्रमण कर दिया। वह जान लगाकर लड़ना चाहता था, हालांकि अंतर बहुत अधिक था। ये जीवन के प्राकृतिक क्रम में एक ऐसा अंतर था जिसके परिणामस्वरूप काली प्रेत छाया अपनी शक्ति का 20% से अधिक उपयोग करने में असमर्थ थी। चीला स्वर्ग को निगलने वाले बार के अजगर ने काले प्रेत की छाया को काट डाला और उसके शरीर से मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा नोच डाला। इसके तुरंत बाद उसकी पूंछ ने काले प्रेत पर वार किया, जिससे हवा और बादल हिलने लगे और काला प्रेत बुरी तरह कांपने लगा। जहां तक उस मांस और रक्त के टुकड़े की बात है, उसे सीधे स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन के पेट में निगल लिया गया और पचाकर उसके जीवन रक्त की शक्ति का एक हिस्सा बना दिया गया। यह दृश्य देखकर लुओ वंश के शिष्यों के पैरों में सिहरन दौड़ गई। स्वर्ग भक्षक बार अजगर ने काले प्रेत के एक हिस्से को सीधे निगल लिया था। ये यून ब्लैक विंड वैली में गया, लेकिन अंत तक उसने अपने शरीर की शक्ति का उपयोग नहीं किया। शुरुआत से ही उसने अपने एस्पेक्ट टोटेम का इस्तेमाल किया और अब वह प्राचीन फे वंश की शक्ति का उपयोग कर रहा है। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक हेवन फे शिष्य ने कहा। बोलते समय उसकी गर्दन फड़क रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यून की शारीरिक शक्ति अपर्याप्त है। इसलिए उनमें से कई लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उसके एस्पेक्ट टोटेम हमलों की बौछार को सहन नहीं कर पाएंगे और यून को कष्ट सहना पड़ेगा। आखिरकार ब्लैक विंड वैली में हेवन अर्थ युआन क्यूई का कोई उपयोग नहीं था। लेकिन अब भले ही उसका एस्पेक्ट टोटेम अब हमलों को झेलने में असमर्थ था, ये यून ने फिर भी अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एस्पेक्ट टोटेम की जगह एक और भी भयानक प्राचीन फे वंश की शक्ति को आह्वान किया था। ब्लैक विंड वैली फे जाति की वंश परंपरा की परीक्षा थी। फे जाति को अपनी वंश परंपरा पर हमेशा से गर्व रहा है, लेकिन एक सच्चे प्राचीन फे की वंश परंपरा से बढ़कर और कौन सी वंश परंपरा इतनी महान और मूल्यवान हो सकती है। ये यून के प्राचीन फे वंश की तुलना में उनका थोड़ा सा फे वंश मजाक बनकर रह गया। अध्याय 847 काले प्रेत बार ड्रैगन का भक्षण। बूम बूम बूम। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बार के अजगर और काली प्रेत छाया ने एक दूसरे पर अपने जबड़े गड़ा दिए। दोनों बार के अजगरों के बीच युद्ध ने 7वें तल पर उथल पुथल मचा दी और जहां जहां उनके शरीर गुजरे चट्टानें चकनाचूर हो गईं और उनके पीछे छूटे खाली स्थान में काली धुंध तेजी से भर गई। प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार अजगर अत्यंत भयानक था। उसका शरीर धुएं जैसा था, पर उसमें अपार शक्ति समाहित थी। उसका हर प्रहार स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को जागृत कर सकता था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत वहीं हो जहां प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार अजगर स्थित था। क्लैंग। प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार अजगर ने काले बार अजगर को काट लिया, जिससे धातु के टकराने जैसी आवाज आई। काला बार अजगर दर्द से कराह उठा, क्योंकि उसका एक पंजा टूटकर अलग हो गया। ड्रैगन की खाल और खून चारों ओर बिखरा हुआ था। काला बार ड्रैगन जोर से दहाड़ा, लेकिन अब उसमें प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन से लड़ने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए अपनी चोटों की परवाह न करते हुए वह काली हवा घाटी में और गहराई तक भागने की कोशिश करने लगा। तुम मत जाओ। ये यून की आंखों में चमक आ गई। हालांकि काला बार का अजगर एक नकली बार का अजगर था, लेकिन ये ब्लैक विंड वैली के 7वें स्तर पर मौजूद भारी मात्रा में काली धुंध वाली ऊर्जा का साक्षात रूप था। चाहे वह प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार के अजगर के लिए हो या स्वयं उसके लिए, यह एक बहुत बड़ा पूरक था। पीछे रुको। ये यून के एक विचार के साथ बूम। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बार के अजगर की पूंछ एक ढहते हुए दिव्य स्तंभ की तरह नीचे की ओर गिरी। इसने काले बार के अजगर की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। काचा। जोड़ों के टूटने की आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन के पूंछ के प्रहार से काले बार ड्रैगन की पीठ टूट गई थी। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाला बार का अजगर धुएं जैसा दिखता था, लेकिन उसमें पहाड़ों को कुचलने की शक्ति थी। यही उसके भारीपन का प्रमाण था। उसके इस तरह प्रहार करने से ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य पर्वत काले बार के अजगर की पीठ पर गिर पड़ा हो। काले अजगर के लिए इसे सहना नामुमकिन था। चूसना। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बार के अजगर ने अपने जबड़े खोले और उसके मुंह में एक बार फिर एक काला भंवर प्रकट हुआ। इस काले भंवर ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और चारों ओर फैली काली धुंध उसकी ओर खींची चली गई। स्वर्ग को निगलने वाले नियम। पौराणिक प्राचीन परी एक संपूर्ण दुनिया को निगलने में सक्षम थी, इसीलिए इसका नाम स्वर्ग को निगलने वाला बार का अजगर पड़ा। किसी को नहीं पता था कि ये किंवदंतियां सच थी या नहीं, लेकिन अब ये यून द्वारा प्रकट की गई स्वर्ग को निगलने वाले बार के अजगर की प्रेत छवि काले बार के अजगर को निगलने के लिए काफी थी। काले बार के अजगर ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन यह पूरी तरह व्यर्थ था। अंततः उसे स्वर्ग को निगलने वाले बार के अजगर ने निगल लिया। गर्जन। काले बार के अजगर को निगलने के बाद स्वर्ग को निगलने वाले बार के अजगर ने संतुष्टि भरी दहाड़ लगाई।
काले बार वाले अजगर ने स्वयं को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनर्तः सार ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। परिणामस्वरूप उसका रोएदार शरीर भी थोड़ा अधिक ठोस हो गया। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बार ड्रैगन से बहुत दूर यही उनको अचानक अपनी रक्त वाहिकाओं में हलचल महसूस हुई। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ढोल पर लगातार प्रहार हो रहा हो, जिससे विस्फोटक ध्वनियां निकल रही थीं। काले बार वाले ड्रैगन की सार ऊर्जा का अधिकांश भाग स्वर्ग भक्षक बार वाले ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ अंश ही उनके शरीर में समाहित हो गए थे। वह हिंसक शक्ति ही उनकी नसों में उमड़ पड़ी और बेतहाशा इधर उधर घूमने लगी। प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित करने के बाद ही उनकी नसें कई गुना चौड़ी हो गई थीं। इसके अलावा उनकी सहनशीलता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल उसकी नसों में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को ही यून सहन नहीं कर पाता। उसे ऊर्जा को दबाने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करना पड़ता। ऊर्जा के बलशाली प्रभावों और शरीर की शुद्धि से प्राप्त होने वाले आनंद की तुलना बैंगनी क्रिस्टल भंडारों से ऊर्जा को अवशोषित करने से कैसे की जा सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये यून ने मुट्ठी भींचते हुए जोर से चिल्लाया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी सारी ऊर्जा अटूट ऊर्जा से भरी हुई हो। यह ऊर्जा एक गर्जना करती सुनामी की तरह थी जो लगातार लहर दर लहर आगे बढ़ती जा रही थी। ये यून, उसने 7वें स्तर पर काले बार वाले ड्रैगन को निगल लिया। ये यून की आभा में बदलाव और उसके शरीर में जीवन का संचार होते देख वहां मौजूद लुओ वंश के सभी शिष्य असहाय होकर देखते रह गए। उन्होंने काले बार के अजगर की शक्ति देखी थी, लेकिन अब उसे निगल लिया गया था। हालांकि उसे मुख्य रूप से स्वर्ग को निगलने वाले बार के अजगर ने निगला था, लेकिन उसके स्वामी होने के नाते ये यून को इससे बहुत लाभ हुआ। इस समय फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य ईर्ष्या और जलन से भर गए थे। उसी ब्लैक विंड वैली परीक्षा में वे केवल नामात्र का सूप ही पी पाए थे, जबकि ये यून ने मानो सारा नामात्र का मांस खा लिया था। काले बार वाले ड्रैगन को निगलने के बाद ये यून ने 7वें स्तर पर ध्यान करना शुरू किया और उसने काले बार वाले ड्रैगन की शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। और कुछ ऊर्जा उनके 2 एस्पेक्ट टोटेम 9 नियोनेट और 3 लेग्ड गोल्डन क्रोप में वितरित हो गई थी, जिससे उन्हें अपनी चोटों से उबरना शुरू करने में मदद मिली। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई थी, इसलिए उनके लिए ठीक होना बहुत आसान था। इसके साथ ही ये यून ने ब्लैक विंड वैली के 7वें स्तर पर साधना शुरू कर दी। ये ब्लैक विंड वैली के 7वें स्तर पर साधना थी। पहले लोगों का मानना था कि ये यून का शरीर कमजोर है, इसलिए अगर वह 5वें स्तर पर ही अपनी पकड़ बना ले और थोड़े समय के लिए 6ठे स्तर का अभ्यास कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अब ये यून ने 7वें स्तर पर अपनी पकड़ बना ली थी और वह आराम से साधना कर रहा था। और सबसे विडंबना तो ये थी कि उनका अनुमान बिल्कुल सही निकला। ये यून का शरीर वाकई उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी वंश परंपरा स्वर्ग को भी चुनौती देने वाली थी। तो फिर क्या हुआ अगर उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था? ये यून को तो काले प्रेत के साय का सामना करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसकी वंश परंपरा ही काफी थी। इस समय लुओ तियान अभी भी ये यून के सामने खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह 7वें तल पर खड़ा एक खंभा हो और वह बेहद शर्मिंदा था। वह एक अदम्य शक्ति और सबका ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति प्रतीत होता था, लेकिन अब उसे ये भी नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। ये यून प्राचीन फे की हड्डी को इतनी हद तक अवशोषित करने में कैसे सक्षम था? लुओ तियान आश्चर्यचकित रह गया। ये यून, एक इंसान प्राचीन परी की हड्डी को अवशोषित करने के बाद लुओ कबीले की शाही राजधानी के प्रतिभाशाली लोगों से भी बेहतर हो गया था। ब्लैक विंड वैली में वे काले कोहरे का सामना करने के लिए अपनी हेवन फे वंश की शक्ति को बढ़ाने पर निर्भर थे, जबकि ये यून ने एक प्राचीन फे वंश की शक्ति को बढ़ाया था। भला वे इसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? ये तो 2 बिल्कुल अलग अलग स्तर थे। लुओ तियान को 7वें स्तर पर बने रहना बेहद कष्टदायक लगा, इसलिए वह निराश होकर 6ठे स्तर पर लौट गया। और इस समय 7वें स्तर पर अधिक काले प्रेत जैसे जीव उत्पन्न होने लगे थे। ये काले प्रेत सभी दिशाओं से 7वें तल की ओर उमड़ पड़े और उस पर कब्जा कर लिया। पहले काले प्रेत बार ड्रैगन ने पूरे 7वें तल पर कब्जा कर रखा था, और शायद अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण उसने अपना क्षेत्र निर्धारित कर लिया था। और अब काली प्रेत छायाओं की संख्या बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये काली प्रेत ही उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली काले बार के अजगर को यून और स्वर्ग भक्षक बार अजगर ने कैसे निगल लिया था। वे इतनी मूर्खता नहीं करेंगे कि खुद को भोजन के रूप में परोस दें। कुछ समय बाद ये यून 7वें तल पर आराम से बैठने लगा और कोई भी काली प्रेत छाया उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। समय बीतने के साथ ये यून के शरीर में मौजूद काले बार ड्रैगन का सार काफी हद तक पच गया। और इस समय वाह, घने काले कोहरे की गहराई में एक चमकदार लाल किरण कौन थी? ये किसी फुर्तीली मछली की तरह थी जो काले कोहरे में तेजी से तैर रही थी और चक्कर लगा रही थी। ध्यानमग्न ये यून ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और काले कोहरे में छिपी लाल किरण को देखा। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प की तुलना में काला बार ड्रैगन किसी काम का नहीं था। अगर वह मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ लेता तो उसका शरीर एक बार फिर बेहतर हो जाता। इसके अलावा उसकी ऊर्जा साधना सीधे उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। ये यून की समग्र शक्ति में निस्संदेह एक क्वांटम छलांग लग जाती। ये यून ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। अध्याय 848 मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ना। यह मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प है। ये फिर से प्रकट हुआ है। ये यून के प्रभावशाली प्रदर्शन से उपस्थित लुओ कुल के शिष्य 7वें तल पर हो रही घटनाओं पर पूरा ध्यान दे रहे थे। उनमें से कुछ ने तो अपनी साधना को भी नजरअंदाज कर दिया। अचानक प्रकट हुआ मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प उनकी नजरों से नहीं बच सका। इसके अलावा मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प की एक विशेष आभा थी, इसलिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। ब्लैक विंड वैली की परीक्षा में इंटरमीडिएट स्पिरिट ब्लड स्नेक सबसे महत्वपूर्ण अवसर था। भला इसे कौन नहीं पाना चाहता था?
और अब उन्होंने ये यून को खड़े होते देखा। वह इंटरमीडिएट स्पिरिट ब्लड स्नेक पर अपना आक्रमण करने ही वाला था। ये यून मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लॉर्ड कांग मांग ने लुओ तियान, गु लुओ और रान यू के लिए एक कठिन चुनौती खड़ी करने का इरादा किया था, लेकिन अब ये यून अकेले ही मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने में सक्षम हो सकता है। मुझे लगता है कि अब लगभग सब कुछ तय है। सबसे बड़ी बाधा काला प्रेत बाढ़ का अजगर था, जिसे ये यून और प्राचीन स्वर्ग भक्षक बाढ़ के अजगर ने चीर फाड़ कर खा लिया है। बाढ़ के अजगर को भी खा लिया गया तो एक छोटे से सांप को खाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे आश्चर्य है कि रान यू और उसके साथी क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद लुओ वंश के शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे और उनमें से कुछ अपनी निगाहें रान यू की ओर डालने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। स्वाभाविक रूप से रान यू ने भी उनकी बातचीत सुन ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। युवराज के साथ पढ़ाई करने की कहावत एक ऐसी प्रतियोगिता में बाहरी व्यक्ति जिसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं, फायर क्लाउड स्टेट में रान यू के लिए प्रासंगिक थी। उस समय वह स्वयं युवराज था और लोग उसकी पढ़ाई में उसका साथ देते थे। लेकिन कब उसकी बारी आई कि वह दूसरों के साथ पढ़ाई करे जिससे उसके जीतने की कोई उम्मीद ही न रह जाए। माउंट एजोर बिलो पर प्रशिक्षण रान यू के लिए एक यातनापूर्ण अनुभव था। इसी क्षण ये यून हरकत में आया। काले कोहरे की परतों और उसके भीतर मौजूद मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प के विरुद्ध ये यून के सीने से एक कर्कश और शक्तिशाली अजगर की दहाड़ निकली। एक सींग वाला बाढ़ का अजगर ये यून के पीछे से निकला और सीधे मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प पर झपटा। ये यून ने एक बार फिर स्वर्ग भक्षक बाढ़ अजगर की प्रेत छवि को प्रकट कर दिया था। स्वर्ग को भस्म करने वाला बाढ़ ड्रैगन एक प्राचीन शक्तिशाली फे था। इसकी उपस्थिति और उमड़ती हुई प्राचीन फे आभा को मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प द्वारा महसूस किया गया था। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प काली पवन घाटी के 7वें स्तर की एक आत्मा थी। इसने खतरे को भांप लिया और एक तीखी आवाज के साथ प्रकाश की एक धारा में रूपांतरित होकर काले कोहरे में गहराई तक प्रवेश कर गई। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प अत्यंत तीव्र था। यद्यपि स्वर्ग भक्षक बाढ़ ड्रैगन की रक्तरेखा शक्तिशाली थी, फिर भी गति के मामले में वह मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प से कमतर थी। यही मुख्य कारण था कि मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प से निपटना इतना कठिन था। ये काली पवन घाटी के 7वें तल पर स्थित था, जहां हर तरफ खतरा मंडराता रहता था। इसकी अविश्वसनीय गति के कारण इसे पकड़ना अत्यंत कठिन था। यह देखकर कि मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प काले कोहरे की गहरी गहराइयों में गायब होने ही वाला था, स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन ने अपना मुंह खोल दिया। स्वर्ग को निगलने वाला वो उद्धरण चिन्ह। इसके मुख में एक विशाल काला भांवर प्रकट हुआ और इसके चारों ओर फैली काली धुंध इसकी ओर खींची चली गई। स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन के 90% प्रभाव का असर मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प पर पड़ा। तत्काल ही मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प की गति बहुत कम हो गई। फुफकार। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प ने एक तीखी चीख निकाली। यह इतनी तीखी थी कि मानो किसी तीर ने सीधे कान के पर्दों को भेद दिया हो। यहां तक कि ब्लैक विंड वैली के 4थे और 5वें स्तर के साधक भी इसे सुनकर अपने कान ढकने पर मजबूर हो गए। हालांकि मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प चाहे जितना भी फुफकारे, वह स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन के खिंचाव से खुद को मुक्त करने में असमर्थ था। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाला बाढ़ ड्रैगन एक पूरी दुनिया को निगलने की क्षमता रखता था। प्राचीन परियों में उसका सर्वोपरि प्रभाव था। इसके अलावा जीवन के प्राकृतिक क्रम में आए बदलाव के कारण मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प अब उसका सामना नहीं कर सकता था। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प न केवल घने काले कोहरे में उड़ नहीं सकता था, बल्कि वह स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन की विनाशकारी शक्तियों से बंधा हुआ था। उसे धीरे धीरे स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन के मुंह की ओर खींचा जा रहा था। यह देखकर लोग मन ही मन भयभीत हो गए। वे जानते थे कि मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प से निपटना आसान नहीं था। यह एक बार गु लुओ की हथेली को भेद चुका था और अपनी अद्वितीय गति के साथ 7वें स्तर के काले प्रेत बाढ़ ड्रैगन के बिना भी मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ना आसान नहीं था। स्वर्ग को निगलने वाला बाढ़ का अजगर अपने नाम के अनुरूप ही था। वह वास्तव में एक प्राचीन शक्तिशाली परी था, केवल उसकी प्रेत छवि ही भयावह थी। फुफकार। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प पागलों की तरह फुफकारने लगा और उसका शरीर और भी लाल होता चला गया, मानो उसके शरीर से रक्त की धाराएं निकलने लगी हों। ओह, ये यून का मन स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन से जुड़ा हुआ था। उसने अचानक महसूस किया कि छोटा मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजर रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे ऊर्जा संचित कर रहा था और उसके लाल शरीर से एक विशेष गंध आ रही थी। और इसी क्षण कुछ काली प्रेत जैसी परछाइयां इस गंध से आकर्षित होकर ब्लैक विंड वैली के 8वें स्तर से 7वें स्तर की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर ये यून ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। 8वीं से 7वीं मंजिल तक आने वाली काली प्रेत जैसी परछाइयां संभवतः 8वीं मंजिल की कमजोर परछाइयां थीं। शक्ति के मामले में वे संभवतः उस काली प्रेत जैसी बाढ़ ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती थी जिसने अकेले 7वीं मंजिल पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। अगर कोई और समय होता तो वे स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन का शिकार बन जाती। हालांकि इस समय चर में बदलाव के साथ ये यून का दिल बैठ गया। उसे इसे जल्द से जल्द खत्म करना था। ड्रैगन पूंछ। ये यूं चिल्लाया। स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर ने धीमी सी गुर्राहट निकाली और अचानक उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और उसकी विशालकाय अजगर पूंछ नीचे की ओर लहराए। बूम। जैसे कोई पहाड़ ढह जाता है, वैसे ही अत्यंत भारी अजगर की पूंछ मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प के शरीर से टकराए। सर्प स्पष्ट रूप से इस प्रहार को सहन नहीं कर सका। उसका शरीर कांप उठा और उसकी कुछ खालें टूट गईं, जिनसे घावों से खून बहने लगा। 8वें स्तर से आए काले प्रेत जैसे साए स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर के हमले से स्तब्ध रह गए। उन्होंने क्षण भर के लिए भी हमला करने की हिम्मत नहीं की। प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाला बाढ़ ड्रैगन अत्यंत शक्तिशाली था। आखिरकार वह वास्तव में एक प्राचीन परी था।
उसकी आभा ने जीवन के प्राकृतिक क्रम में अंतर के कारण ब्लैक विंड वैली के जीवन रक्त से संघनित काले प्रेतों पर दबाव डाला। ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएरी स्पिरिट ब्लड स्नेक का अंतिम संघर्ष स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया था। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इंटरमीडिएरी स्पिरिट ब्लड स्नेक निश्चित रूप से ही उनका ही होगा। चौथे और पांचवें स्तर पर मौजूद लुओ वंश के शिष्य ये दृश्य देखकर बेहद ईर्ष्यालु हो गए। छठे स्तर पर मौजूद रानयू की आंखों में जैसे आग सी दौड़ गई थी, वह गुस्से से आग बबूला दिख रहा था। रानयू को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्लैक विंड वैली में होने वाले सारे फायदे यीयुन को ही मिलेंगे। जोखिम उठाकर ही धन दौलत हासिल की जाती थी। ब्लैक विंड वैली के 7वें तल पर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया हो, लेकिन वास्तव में मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प अभी भी लगातार संघर्ष कर रहा था। 8वें तल से कई काली प्रेत आत्माएं लालच भरी निगाहों से देख रही थीं। तराजू का एक पल ही असली विजेता का फैसला करेगा, ये सोचते ही रानयू की आंखों में एक दुष्टतापूर्ण चमक आ गई। वह छठे तल से 7वें तल पर कूद पड़ा। ओह रानयू! घटनाक्रम में आए इस मोड़ को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। ब्लैक विंड वैली की लड़ाई वंश की प्रतियोगिता थी। रानयू का रानीफिश वंश प्राचीन स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन से कहीं अधिक कमजोर था। 7वें स्तर की लड़ाई में उसका हस्तक्षेप संभव नहीं था। रानयू 8वें स्तर के सबसे कमजोर ब्लैक स्पेक्टर शैडो का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। रानयू किस लिए सजा भुगत रहा है? वह उन काले प्रेतों को हरा नहीं सकता और वही यीयुन पर हमला भी नहीं कर सकता, वरना वह परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करेगा। सभी लोग इस दृश्य को देखने से चूक जाने के डर से आंखें फाड़कर देखते रह गए। रानयू के अचानक प्रकट होने से एक निर्णायक स्थिति में एक नया मोड़ आ गया। अध्याय 849 झिलमिलाते ड्रैगन के शल्क। यीयुन ने स्पष्ट रूप से रानयू के अचानक 7वें तल पर पहुंचने को देखा। इस समय 7वें तल पर एक भयंकर तूफान मंडरा रहा था और यही यीयुन के लिए मध्यवर्ती आत्मा रक्षसर्प को पकड़ने का निर्णायक क्षण था। तभी रानयू अचानक प्रकट हुआ और उतरते ही वह सीधे मध्यवर्ती आत्मा रक्षसर्प की ओर दौड़ पड़ा। ओह! यीयुन चौंक गई। क्या रानयू इस समय मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प पर हमला कर रही थी, मानो किसी बाघ के जबड़े से भोजन छीनने का प्रयास कर रही हो? ब्लैक विंड वैली में युआनची काले प्रेतों के सामने बेकार साबित हुई। ये मुकाबला वंश और शारीरिक शक्ति के बीच था। युआनची के मामले में रानयू का साधना स्तर स्वर्ग आरोहण स्तर का था, लेकिन वंश के मामले में वह स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था। पलक झपकते ही रानयू मध्यवर्ती आत्मा रक्षसर्प के पास पहुंच गया था। इस क्षण लोगों को एहसास हुआ कि उसका लक्ष्य मध्यवर्ती आत्मा रक्षसर्प नहीं था, बल्कि 8वें स्तर से 7वें स्तर तक आने वाली कुछ काली प्रेत परछाइयां थीं। ये काली प्रेत जैसी परछाइयां खून की प्यासी थीं। इन्हें मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प द्वारा स्वर्ग को निगलने वाले बार ड्रैगन से निपटने के लिए बुलाया गया था। हालांकि वे स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर को देखकर भी चकित थे और उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब जब रानयू उनकी ओर दौड़ा तो उन्होंने अपने जबड़े खोले और रानयू को काट लिया। वे सबसे पहले रानयू को निगल जाएंगे। काली परछाइयां एक साथ आगे बढ़ीं। जैसे ही रानयू उन काली परछाइयों से गिरने वाला था, उसके चेहरे पर पागलपन का भाव प्रकट हुआ। हाँ, रानयू दहाड़ा जब उसके पीछे रानी मछली की वंश परंपरा प्रकट हुई। उसके जीवन रक्त की शक्ति में तीव्र उछाल आया और वह तेजी से बढ़ने लगी। वो रानयू! ये दृश्य देखकर सब दंग रह गए। हालांकि काले प्रेत की परछाइयां 7वें स्तर पर प्रभुत्व जमाए काले प्रेत बार ड्रैगन से कमजोर थीं, फिर भी रानयू उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही लोगों को लगा कि रानयू मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प को पकड़ने के लिए हताशा से संघर्ष कर रहा है, रानयू अचानक पीछे हट गया और भागने के लिए मुड़ गया। कुछ काली परछाइयां लगातार रानयू का पीछा करती रहीं। स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर से निपटना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन रानयू द्वारा उत्पन्न रानी मछली की रक्तरेखा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। यदि वे रानी मछली की रक्तरेखा को ग्रहण कर लेते तो उनकी शक्ति भी बढ़ जाती। रानयू बहुत तेजी से उड़ रहा था। यीयुन द्वारा काले प्रेत बार ड्रैगन को मार गिराए जाने के बाद 7वें स्तर पर प्रतिरोध काफी कम हो गया था। कुछ 100 फीट दौड़ने के बाद रानयू अचानक मुड़ा और यीयुन की ओर दौड़ पड़ा। ओह! रानयू की योजनाओं को समझते ही सभी को अचानक एहसास हुआ। रानयू खतरे को टालने की कोशिश कर रही थी। यीयुन शक्तिशाली तो था, लेकिन उसकी शक्ति वास्तव में प्राचीन स्वर्ग भक्षण करने वाले बार ड्रैगन वंश से आती थी। जहां तक यीयुन के शरीर की बात है, वह बहुत कमजोर था। यीयुन को चौथे और 5वें स्तर का सामना करने के लिए भी अपने एस्पेक्ट टोटेम पर निर्भर रहना पड़ा। 7वें स्तर की तो बात ही छोड़िए। स्वर्ग भक्षण करने वाले बार ड्रैगन की रक्तरेखा के बिना यीयुन कुछ भी नहीं था। पहले स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन वंश के खतरे के कारण काली प्रेत छायाएं यीयुन के पास आने की हिम्मत नहीं करती थी, और अब स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन मध्यस्थ आत्मा रक्षसर्प के साथ युद्ध में था, जिसका अर्थ था कि यीयुन अलग थलग पड़ गया था। यीयुन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका शरीर ही था। वह रानयू तो बहुत ही नीच है। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक शिष्य ने कहा। रानयू का इरादा इस स्थिति का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने का नहीं था, बल्कि वह जले पर नमक छिड़कना चाहता था। उसके लिए इस स्थिति का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल था। हालांकि अगर उसका मकसद नुकसान पहुंचाना होता तो मामला काफी आसान हो जाता। जब तक वह यीयुन को गंभीर रूप से घायल कर देता या उसकी जान भी ले लेता, यीयुन के नियंत्रण वाला प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन अपनी गतिशीलता खो देता और जरा सा भी खतरा पैदा नहीं कर पाता। तो फिर क्या ब्लैक विंड वैली पर रानयू और उसके साथियों का एकाधिकार नहीं हो जाएगा? वे धीरे धीरे इंटरमीडिएरी स्पिरिट ब्लड स्नेक पर कब्जा कर सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो? घिनौना कहने का क्या मतलब है? ये तो सबसे चालाक रणनीति है। दूसरों की ताकत का फायदा उठाने वाला एक मौलिक समाधान। सीनियर ब्रदर रान का ये कदम सीधे ही उनकी कमजोरी पर प्रहार कर रहा है।
इसके अलावा सीनियर ब्रदर रान सीधे यी यून पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए परीक्षा के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। यह एक उग्र और महत्वाकांक्षी व्यक्ति का असली चरित्र है। यी यून का तो बुरा हाल होगा, हाँ हाँ हाँ। लिया की पागलों जैसी हंसी गूंज उठी। इतने समय तक यी यून को सफलता की ऊंचाइयों पर सवार होते देखने के बाद जब उसने आखिरकार यी यून को मुसीबत में पड़ते देखा तो भला वह खुश क्यों नहीं होता। पलक झपकते ही रान यू यी यून के सामने पहुंच गई। यी यून को रान यू के होठों पर घिनौनी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही रान यू मुड़कर भागने ही वाला था, यी यून ने रान यू के इरादे भांप लिए थे। काले प्रेत आकृतियों का इस्तेमाल करके उसे मारकर वह परीक्षा दे रहे अन्य शिष्यों पर हमला न करने के नियम का उल्लंघन करने से बच सकता था। वाकई यही सबसे अच्छा तरीका था। यी यून, नरक में जाओ। अगर किसी बात के लिए दोष देना है तो अपने कमजोर शरीर को दोष दो। हाँ हाँ हाँ, रान यू दहाड़ा। यी यून से कुछ ही मीटर दूर पहुंचकर वह अचानक उछल पड़ा। उसने यी यून के ऊपर से छलांग लगा दी। जूनियर ब्रदर यी, ये दृश्य देखकर लुओ फेंगलिंग चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। यी यून का मन गंभीर हो गया। जिस क्षण रान यू ने उस पर आक्रमण किया उसी क्षण उसकी मानसिक ऊर्जा स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन से जुड़ गई थी। इसलिए उसने अपने जीवन रक्त की सारी शक्ति का विस्फोट कर दिया। बूम! स्वर्ग को निगलने वाले बार ड्रैगन की छाया काले धुएं के गोले में बदल गई। उसी समय रान यू का पीछा कर रहे काले साए आगे बढ़े। उन्होंने यी यून को देखा और जब वह उमड़ती हुई काली हवाओं को देख रहा था तो उन्होंने बचने का कोई इरादा नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो वे पल भर में यी यून का खून पी जाएंगे। आना! यी यून की तेज आवाज के साथ बूम! स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर द्वारा उत्सर्जित काला धुआं आकाश में एक दिव्य पुल की तरह फैल गया। यह आकाश से गिरते हुए काले झरने की तरह था जो सीधे यी यून के शरीर की ओर बढ़ा। उसी क्षण यी यून के शरीर से चटकने और विस्फोट जैसी आवाजें निकली। स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ के अजगर का काला धुआं यी यून के शरीर पर इकट्ठा हो गया और उसने काले शल्क बना लिए जो तेजी से खुद को दोहरा रहे थे। वो तो अजगर की खाल थी। यी यून के गालों पर अजगर की खालें उभरने लगी और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर ढकने लगा। पल भर में यी यून का शरीर एक काली दिव्य चमक से जगमगा उठा। यी यून के शरीर से एक कठोर और शक्तिशाली आभा निकली। ऐसा लगा मानो यी यून के शरीर में एक आदिम उजाड़ दुनिया समाई हुई हो। और अब वह दुनिया खुल गई थी। एक प्राचीन परी की आभा तूफान की तरह बाहर निकलने लगी। ये है ब्लैक विंड वैली में मौजूद लुओ वंश के सभी शिष्य सदमे में रह गए। यी यून के शरीर से निकलने वाली आभा ने उनकी सभी फे वंश की रिक्तरेखाओं को झकझोर दिया। ऐसा लगा मानो यी यून उसी क्षण आदिम काल का फे राजा बन गया हो। वे सब स्तब्ध और व्याकुल हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि यी यून का प्राचीन फे वंश के साथ विलय हो गया हो? सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से आंखें फाड़कर देखते रह गए। फे जाति की रिक्तरेखा को बुलाने के बाद उसके साथ विलय करना कोई असामान्य बात नहीं थी। इससे पहले लुओ तियान ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन लुओ तियान का विलय एक स्वर्ग फे रिक्तरेखा के साथ हुआ था, जबकि यी यून एक प्राचीन फे रिक्तरेखा के साथ विलय कर रहा था। लुओ तियान के सम्मलन के बाद उसके शरीर में एक विशालकाय दानव वानर के लक्षण प्रकट हुए, लेकिन यी यून के लिए सम्मलन के बाद उसका शरीर अजगर की खाल से ढक गया था। तोड़ना! अपनी ओर दौड़ते हुए काले साए को देखकर यी यून जोर से चिल्लाया और उसने अचानक मुक्का मार दिया। उस मुक्के की शक्ति ऐसी थी मानो किसी दिव्य पर्वत को एक छोटे से गोले में समेट दिया गया हो। शून्य में हल्की सी कंपन हुई और यी यून के सामने मौजूद काले साए यी यून के एक ही मुक्के से टुकड़े टुकड़े हो गए। भारी मात्रा में काला धुआं फूट पड़ा जिससे एक काली लहर उठी जो हर दिशा में फैल गई। 8वें स्तर से आए मुट्ठी भर काले प्रेत जैसे साए यी यून के एक ही मुक्के से मारे गए। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लुओ वंश के शिष्य अपना मुंह खुला रखने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें अपना मुंह बंद करने में मुश्किल हो रही थी। अभी अभी क्या यह नहीं कहा गया था कि यी यून का शरीर बहुत कमजोर है? अध्याय 850 फंसी हुई रानी मछली। एक ही झटके में 4 काली प्रेत परछाइयों का नाश कर देना, और यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उसने इसके लिए सिर्फ अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। ब्लैक विंड वैली के चौथे और 5वें स्तर पर फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य अचंभित रह गए। पहले वे यी यून के कमजोर शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि उसने 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए अपने एस्पेक्ट टोटेम और प्राचीन फे ब्लड लाइन का सहारा लिया था। यदि केवल शारीरिक शक्ति की बात होती तो यी यून ब्लैक विंड वैली के दूसरे या तीसरे स्तर पर भी टिक नहीं पाता, लेकिन अब यी यून का एक ही मुक्का इतना शक्तिशाली और जोरदार था कि आसमान हिल गया। हालांकि ये लोग मुक्के का निशाना नहीं थे, फिर भी वे अपने सामने मुक्के का दबाव महसूस कर सकते थे। ये वास्तव में यी यून के शरीर की शक्ति नहीं है। यी यून का शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन उसने स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन की रिक्तरेखा को वापस बुलाकर अपने साथ मिला लिया है। इस स्थिति में स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन के जीवन रक्त की शक्ति ही उसके जीवन रक्त की शक्ति है। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के एक शिष्य ने कहा। उसकी आवाज में हैरानी तो थी ही, साथ ही यी यून द्वारा पीछे छोड़ दिए जाने का अफसोस भी था। ये सुनकर आसपास के लुओ कबीले के शिष्यों की मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। प्राचीन फे रक्तवंश को प्रकट करना ही काफी था, लेकिन उसने तो उसके साथ ही विलय भी कर लिया था। ऐसे में कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि यी यून का शरीर कमजोर था? उसके कमजोर शरीर के कारण उसका मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि उसका शरीर ही उसकी कमजोरी बन जाता था। लेकिन अब जब यी यून ने स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन को बुलाकर सम्मलन पूरा किया तो वह प्राचीन स्वर्ग भक्षक बार ड्रैगन की जीवन शक्ति को साझा कर सकता था। वह क्षमता बेहद सराहनीय थी। यी यून ने 4 दिनों में प्राचीन फे रक्तवंश को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, और अगर बाकी दिनों को भी गिना जाए तो यह आधे महीने से भी कम समय था। क्या किसी इंसान ने आधे महीने से भी कम समय में एक प्राचीन परी की हड्डी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था? अब यी यून के सामने वे उसके मानव होने की पहचान का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें खुद को फे जाति का सदस्य कहने में शर्म आती थी।
चाहे रक्त की सघनता हो या प्राचीन फे हड्डियों का अवशोषण, वे ही उनसे कहीं कमतर थे, तो वे फे जाति का सदस्य होने पर गर्व कैसे कर सकते थे। इस समय सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान रान यू था। ये यून और मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प के बीच चल रहे संघर्ष का फायदा उठाते हुए उसने निर्णायक हमला कर दिया। उसने 8वें स्तर के काले प्रेत साय को ये यून की ओर आकर्षित किया और एक दूसरे पर हमला न करने के नियम का उल्लंघन किए बिना ये यून को जानलेवा खतरे में डाल दिया। इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता था, लेकिन इसके तुरंत बाद ये यून ने स्वर्ग भक्षण करने वाले बार ड्रैगन की रक्तरेखा के साथ विलय कर लिया। उसके एक ही मुक्के ने रान यू की सारी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया। इससे पहले की सारी योजनाएं एक मजाक बन गईं। जब रान यू ने ये यून के शरीर को अजगर की खाल से ढका हुआ देखा तो वह बुरी तरह भयभीत हो गया। ये यून वहां एक घातक आभा के साथ खड़ा था। हालांकि रान यू जानता था कि इस तरह निराश होकर जाना शर्मनाक होगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। 7वां तल सुरक्षित नहीं था। भले ही काला प्रेत बार ड्रैगन मर चुका था, फिर भी अन्य काले प्रेत साय लगातार 7वें तल के आसपास मंडरा रहे थे। रान यू इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। ये यून, खुद को भाग्यशाली समझो, लेकिन आत्मसंतुष्ट मत हो। तुम अभी स्वर्गारोहण के स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो। तुम्हारा भविष्य अभी अनिश्चित है। लुओ वंश के इतिहास में अनेक प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रतिभाएं हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे परिपक्व होने से पहले ही मर गए। ये यून, मेरी यही कामना है कि तुम्हारी मृत्यु समय से पहले न हो। उन कड़वी बातों को बोलकर रान यू को उम्मीद थी कि वह अपनी थोड़ी सी प्रतिष्ठा बचा पाएगा। हालांकि उसके शब्द जहरीले थे, पर जो उसने कहा वह सच था। लुओ कुल में अधिकांश कनिष्ठ सदस्य अंत तक परिपक्व नहीं हो पाते थे। 12वें स्वर्ग का लोक उथल पुथल से भरा हुआ था। मार्शल आर्ट के मार्ग पर मरना वहां अत्यंत आम बात थी। रान यू ने ये कहते ही मुड़कर 6ठे तल की ओर भागने की ठान ली। वह ये यून से और मुकाबला नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह इसे संभाल नहीं सकता था। जैसे ही रान यू ऊपर की ओर उड़ी, ये यून की आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी। क्या तुम्हें लगता है कि यह 7वां स्तर ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? ये यून ने अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ते हुए कहा। यह शक्ति प्राचीन स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन की थी, और अब ये यून के शरीर को माध्यम बनाकर ये पूरी तरह से बाहर फूट पड़ी। स्वर्ग को निगलने वाला, वाह वाह वाह। ये यून के शरीर को केंद्र मानकर वह व्याप्त शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। स्वर्ग भक्षण करने वाले बार ड्रैगन के पूरी तरह से ये यून के शरीर में समाहित हो जाने के साथ निगलने वाली शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प पहले से ही घायल था, इसलिए वह बिना किसी आश्चर्य के उस भयंकर शक्ति के क्षेत्र में फंस गया। 8वें तल से आए 7-8 काले प्रेत जैसे साय भी उस प्रचंड शक्ति में समा गए। उनमें से कोई भी बच नहीं सका, और ये यून के सबसे करीबी रैन यू ने पहले ही अपनी रानाई मछली वंश को आह्वान किया था। और अब अचानक प्रकट हुए भयंकर भंवर के साथ रानाई मछली वंश उस भंवर की चपेट में आ गया। आप क्या कर रहे हो? रान यू का शरीर 6ठे स्तर तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न जीवन शक्ति 7वें स्तर पर अटकी हुई थी। रान यू गुस्से से घूर रही थी। लुओ वंश के शिष्यों को माउंट एजोर बिलो में प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे पर हमला करने से मना किया गया था। यही कारण था कि रान यू ने ये यून के सामने ऐसा दुस्साहस भरा काम करने की हिम्मत की। लेकिन अब ये यून ने सीधे तौर पर स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन के रक्तवंश दमन का उपयोग करके उस रानाई मछली को रोकने के लिए कदम उठाया था जिसे उसने प्रकट किया था। रानी मछली की प्रेत छवि असल में कोई सच्ची प्राचीन परी नहीं थी। प्राचीन परी की आभा से घिर जाने के कारण वह तुरंत कांपने लगी। वह अपनी पूरी शक्ति का 30% भी उपयोग नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह उस जकड़न से खुद को मुक्त नहीं कर पाए। ये यून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम प्रशिक्षण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हो? रान यू ने क्रोध से गरजते हुए कहा। रानी मछली की प्रेत छवि रान यू के रक्तवंश के सार का जमाव थी। हेवन फे के लिए उनकी वंश परंपरा की सघनता उनकी क्षमता और भविष्य की उपलब्धियों को बहुत हद तक दर्शाती थी। हेवन फे परिवार में यह उन कारकों में से एक था जो यह निर्धारित करता था कि उस व्यक्ति में कितना संसाधन निवेश किया जाएगा। अगर रानी मछली की काल्पनिक छवि से संबंधित कोई भी नुकसान हुआ तो रान यू को बुरी तरह मार डाला जाएगा। ये लगभग रान यू का एक हाथ काटने के बराबर था। ये यून ने रान यू की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसके शरीर से काली गैसें उठ रही थी, मानो वह प्राचीन काल से लौटा कोई दानव देवता हो। उसके सामने ऊर्जा का भावर बढ़ता जा रहा था। प्राचीन स्वर्ग भक्षण बार ड्रैगन वंश से भयभीत रानाई मछली धीरे धीरे ये यून की ओर खींची चली आ रही थी। ये यून क्या कर रहा है? क्या वह रान यू के स्वर्ग परी वंश को निगलने की योजना बना रहा है? अगर वह ऐसा करता है तो वह निश्चित रूप से प्रशिक्षण के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये यून को दंडित किया जाएगा। ब्लैक विंड वैली में 4थे और 5वें स्तर पर मौजूद लुओ वंश के कई शिष्य अचंभित रह गए। लुओ वंश के नियमों को चुनौती देना निश्चित रूप से बुद्धिमानी नहीं थी। रान यू ने बेहद गुस्से में हंसते हुए कहा, अच्छा प्रयास किया ये यून। सबके सामने मुझ पर हमला करना, तुम सचमुच पागल हो। सच में जो लोग एक ही वंश के नहीं होते उनके दिल अलग अलग होते हैं। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते ही रान यू ने अचानक आसमान में ऊंचाई पर बैठे कांग मान की ओर देखा। हे भगवान कांग मान, ये यून सामूहिक प्रशिक्षण के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और वह खुलेआम मुझ पर हमला करके मेरे वंश को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये यून किसी परग्रही जाति का जासूस है। लुओ वंश के नियमों के अनुसार उसकी साधना शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। इस समय रान यू का हृदय क्रोध की ज्वाला से धधक रहा था। हालांकि उसकी शिकायतों के बावजूद कांग मांग हवा में स्थिर रहा। कैंग मांग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगर ये यून ने सचमुच रान यू के वंश को नष्ट कर दिया था तो यह स्पष्ट था कि वह चुप नहीं बैठ सकता था। हालांकि योद्धाओं की दुनिया में जैसे को तैसा का सिद्धांत प्रचलित था, फिर भी नियम तो नियम ही था जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था।
इस क्षण येयुन मुस्कुराए और बोली, रानयू, क्या तुम कह रही हो कि मैं तुम पर हमला कर रही हूँ? मैंने तुम पर हमला कब किया? मैं तो बस अंतर्देशीय आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने के लिए समाहित करने वाले नियमों का प्रयोग कर रही थी। क्या ये लुओ वंश के नियमों का उल्लंघन है? मैं अंतर्देशीय आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने के लिए समाहित करने वाले नियमों का प्रयोग कर रही थी, लेकिन तुम्हारी रानई मछली की रिक्तरेखा मेरे समाहित करने वाले नियमों की सीमा में आ गई, और इसके लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो।